नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस रचना की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है दिव्या। दिव्या यशपाल का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है और जैसा कि आप लोग जानते हैं यशपाल किस दृष्टिकोण के रचनाकार हैं, किस भावबोध से प्रभावित लेखक हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यशपाल घोषित रूप से एक मार्क्सवादी राइटर हैं, मार्क्सवादी लेखक हैं, मार्क्सवादी रचनाकार हैं। तो आप देखेंगे इस रचना में कि स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद का प्रभाव आपको इस रचना में दिखेगा। हालांकि चूंकि यशपाल एक उच्च कोटि के लेखक हैं, इसलिए आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने मार्क्सवाद की यांत्रिकता का पालन नहीं किया है। कई जगह पर उन्होंने मार्क्सवाद का अतिक्रमण भी किया है। क्यों? ताकि रचना की प्रामाणिकता बनी रहे, रचना में लेखक की तटस्थता बनी रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये आप देखेंगे आगे की स्लाइड में। अभी हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम किसी भी रचना में जब चर्चा करना शुरू करते हैं, किसी भी रचना की बात करना आरंभ करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस रचना का प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले हम देखेंगे उस रचना का प्रकाशन वर्ष। ऐसा हम क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रकाशन वर्ष से ही हमें उसकी परिस्थितियां पता चलती हैं, तत्कालीन परिस्थितियां पता चलती हैं। और परिस्थितियां क्यों हम देखते हैं? परिस्थितियां हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि ये पता चले कि इस रचना पर किन किन घटनाओं का प्रभाव है, किन किन दर्शनों का प्रभाव है, उस समय क्या क्या चीजें उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में चल रही थी, किन किन चीज़ों का प्रभाव था, उस सब चीज़ें रचना में हमें दिखाई पड़ती हैं, उसकी संवेदना में झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। और जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये कैसा उपन्यास है, यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, चरित्र प्रधान रचना है ये। और क्या पता चलता है? ये नाम कैसा है? ये एक स्त्री का नाम है। इससे ये पता चलता है कि यह एक नारीवादी उपन्यास है, नारी प्रधान उपन्यास है। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है शीर्षक पढ़ के या उपन्यास का नाम पढ़कर ही। और आप एक चीज और देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसमें स्त्रियों पर या नारी केंद्रित उपन्यास रचनाएं कम मिलती हैं, बहुत कम संख्या में मिलती हैं। नारी केंद्रित उपन्यास बहुत कम संख्या में मिलते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये एक क्रांतिकारी कदम है कि यशपाल ने ऐसा उपन्यास लिखा जो नारी पर केंद्रित है, पूरी तरह से नारी पर आधारित है। तो ये सब चीज़ देखते हैं। अब हम तत्कालीन परिस्थितियां देखते हैं अगली स्लाइड में। उस समय क्या दशा थी भारत की, ये हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं क्या क्या था कि भारत में नारीवादी आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था, कई तरह से। एक तो जो स्वतंत्रता आंदोलन थे जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें भी क्या था? नारियों की भागीदारी बड़ी संख्या में थी, बड़ी मात्रा में थी। आप यह पाएंगे जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये चीज देखेंगे कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों की भागीदारी बड़ी संख्या में थी, बड़ी मात्रा में थी। उसके अलावा भी चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, इस सब में भी स्त्रियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा जो राजनीति है, आंदोलन के अलावा भी जो राजनीति थी उसमें भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ रही थी। आप देखेंगे चाहे सरोजिनी नायडू को आप देखेंगे, इंदिरा गांधी के उसमें जब बालावस्था में थी उस समय भी देखेंगे, उनकी सक्रियता देखेंगे। इस तरह आप बहुत सारी स्त्रियों, कमला नेहरू को देखेंगे, बहुत सारी स्त्रियों को देखेंगे आप कि उस समय राजनीति में वो सक्रिय रूप में थी। तो ये कला साहित्य, ये भी इसमें भी देखेंगे स्त्रियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन में आप पढ़ेंगे एक पहलू जो अक्सर छुपा हुआ है, नहीं दिखता, कि वेश्याओं ने भी बड़ी संख्या में सक्रिय रूप से भागीदारी की थी स्वतंत्रता आंदोलन में। तो वो भी एक रूप है, स्त्री का एक रूप है कि इस तरह से भी स्त्रियों ने भागीदारी की थी। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि नारीवादी आंदोलन बड़ी तेजी से था।
साथ ही 1945 का ये उपन्यास है। तब तक क्या था कि शहरीकरण भी बढ़ रहा था, विभिन्न तरह के जो कामकाज हैं, उद्योग धंधे हैं, कामकाज हैं, उसमें भी स्त्रियों की भागीदारी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। उस वजह से क्या हो रहा था, इसके कारण जो स्त्री पुरुष संबंध थे वो भी तेजी से बदल रहे थे। जैसे पहले पुराने समय में नारी हीन दशा में थी, शोषणीय दशा में थी, दबी हुई थी, वैसा अब नहीं रह गया था। धीरे धीरे क्या हो रहा था, चीज़ें बदल रही थी, स्त्री पुरुष संबंध अब तेजी से बदल रहे थे। और जो आप देखेंगे 1944 के जो आगे की लाइन में देखेंगे हम कि ये समय क्या है, 1945 का समय है। तब क्या हो गया था, 1944 में विश्व युद्ध खत्म हो गया था। विश्व युद्ध खत्म होने पर क्या हुआ था कि बड़े संख्या में पुरुष मारे गए थे, जबकि स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी। एक वो प्रभाव आप देखेंगे। युद्ध के दौरान पुरुष गए थे उधर सेना में शामिल होकर सीमा पर लड़ने गए थे, तो बाकी काम स्त्रियों को करना पड़ा था। तो स्त्रियों की भागीदारी तेजी से बढ़ी थी, उन्हें एक्सप्लोर करने का, दुनिया देखने का मौका मिला था। हर जगह वह हर काम में शरीक हो रही थी, उसकी वजह से भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी थी। स्त्रियों को एक नई दुनिया देखने को मिली थी, एक बड़ा विश्व, बड़ा पटल देखने को मिला था। दूसरा कारण, साम्यवाद का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ा था, क्योंकि अब दो ही शक्तियां रह गई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो साम्यवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ा था। साम्यवाद का प्रभाव भारत की रूसी क्रांति तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन यहाँ से साम्यवादी जो एक देश था, सोवियत रूस था, एक बड़ी शक्ति के रूप में, बड़ी प्रमुख शक्ति के रूप में सामने आया था। इस वजह से भी साम्यवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, पूरी दुनिया में पड़ रहा था। अब ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि साम्यवाद में क्या बोला गया है, नारी और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं है, नारी और पुरुष को समान माना गया है। साम्यवाद यही कहता है कि दोनों के बीच में जो अंतर है सामाजिक है, कोई जैविक अंतर नहीं है। तो इसलिए भी नारियों का प्रभाव बढ़ रहा था, नारियों की भागीदारी बढ़ रही थी। और देखिए फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक तो हुआ कि भारत में जो नारीवादी आंदोलन, पूरे विश्व में नारियों की क्या हालत थी, इस पर भी जिक्र हो रहा था। अगला बिंदु देखते हैं, निम्न जाति आंदोलन। भारत में निम्न जाति आंदोलन, जो तथाकथित जो निम्न जातियां थी, जिन्हें बाद में SC ST OBC का नाम दिया गया, तो उनके द्वारा भी कई तरह के आंदोलन चलाए जा रहे थे। एक तो अपने अधिकार प्राप्ति के आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, और भी कई तरीके से आंदोलन चल रहे थे इस समय। और महात्मा गांधी का आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने छुआछूत का विरोध किया था, ये भी आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर अंबेडकर को आप जब देखेंगे कि उनका तेज कितना प्रखरतम रूप में उस समय चमक रहा था, किस तरह से उनका प्रभाव पूरी भारतीय राजनीति में दिख रहा था। और भी कई तरह के नेता, बहुत सारे नेता थे दलित आंदोलन के, जो कि निम्न जाति आंदोलन में सक्रिय थे। दक्षिण भारत में एक अलग ही तरह से निम्न जाति आंदोलन उभार मार रहा था, अलग ही तरह से उभर कर सामने आया था, क्योंकि वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था वो अलग किस्म की है, जाति व्यवस्था थोड़ी अलग किस्म की है। तो आप देखेंगे पूरे भारत में निम्न जाति आंदोलन प्रभाव में था। और उसका प्रभाव रचना में क्या देखेंगे, उसका प्रभाव रचना में देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके मुद्दे को इस रचना में उठाया गया है। जो पशुसेन है, कैसे वर्ण व्यवस्था के दंश को झेल रहा है वो, उसे हमेशा ये लगता है कि इसमें मेरा क्या दोष, मेरा क्या अपराध है, जन्म का अपराध मेरा अपराध नहीं है, इसमें मैंने क्या किया, मेरा क्या योगदान है कि मुझे बार बार जिस तरह से लोग निम्न दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, मुझे बराबरी का अधिकार नहीं है। मैं हर जगह जो विभिन्न तरह के उत्सव होते हैं या प्रतियोगिताएं होती हैं, मुझे क्यों नहीं शामिल किया जाता उसमें, ऐसा जो सोचता है तो वो इसका प्रभाव है। अगला बिंदु हम देखते हैं, तीसरा, संपूर्ण विश्व पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। मैंने बताया ही कि 1944 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद दो ही शक्तियां रह गई थी, शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। एक तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। ये देखेंगे आप, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ किसका प्रतीक था या किसका प्रतिनिधि था, ये था साम्यवाद का। वहां साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी और वह अन्य देशों में भी साम्यवाद फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो साम्यवाद का खूब प्रभाव था। आप यशपाल पर भी देखेंगे साम्यवाद का प्रभाव है। और इस वजह से इस रचना में भी देखेंगे कि कई बिंदुओं पर, कई मसलों पर साम्यवाद का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है। इसलिए यहाँ दासों की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ तक कि इतिहास बोध भी आप देखेंगे इस रचना में यशपाल का, वो मार्क्सवादी है, मार्क्सवाद से प्रभावित है। चाहे दासों की स्थिति आप देख लें,
या पशुसेन में जो वर्ण व्यवस्था के कारण जो भेदभाव से झेलना पड़ता है वह देख लीजिए आप। जब दासी के रूप में रहती है तब क्या क्या किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनकी हालत, उसकी हालत देख लीजिए। ये सब चीजें, या नारी पुरुष के बीच जो संबंध कैसा होना चाहिए, नारी और पुरुष के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, इसके प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण ही है जो इस रचना में दिखाया गया है। और रचना के अंत में भी जो रचना का समाधान है, एक तरह से आप देखें उपन्यास का समाधान पक्ष है, उसमें भी मार्क्सवाद दिखाई पड़ता है। इस रचना का जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो कौन सा है, वो मारिस। और कई जगह पे ऐसा लगता है कि स्वयं यशपाल ही मारिस के रूप में बोल रहे हैं, और जो भावना है उसमें बोलने की, या जो मारिस का दृष्टि है, विचार दृष्टि है, वो किससे प्रभावित है, वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। हालांकि चूंकि मार्क्सवाद कब का दर्शन है, अभी का दर्शन है, आधुनिक काल का दर्शन है, पश्चिम का दर्शन है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है। तो जबकि उपन्यास कैसा है, उपन्यास ऐतिहासिक वातावरण को लिए हुए है, पुराने वातावरण को लिए हुए है, इसलिए वहां पर किस दर्शन के माध्यम से मार्क्सवाद का सबसे जो समरूप दर्शन कौन सा है उस जमाने में देखेंगे, चारवाक दर्शन। तो मारिस को क्या बताया गया है, मारिस को चारवाक दर्शन का प्रतिनिधि रचना में दिखाया गया है, और इसके माध्यम से ही एक तरह से मार्क्सवाद की अभिव्यक्ति हुई है इस रचना में। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक स्थितियां क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी, पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी। वो उसके कारण जो जो समस्याएं हुई समाज में, पूरी दुनिया, भारत भी उसमें शामिल है। अब भारत किसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, और ब्रिटेन भी इसमें शामिल था, इंग्लैंड भी इसमें शामिल था, और उसकी हालत भी खराब हो गई थी। विश्व युद्ध से पहले जो उसकी स्थिति थी कि जो प्रमुख देशों में उसको स्थान था, उसे प्राप्त था ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, अब वैसा स्थान उसका नहीं रह गया था, ना तो सामरिक रूप से ना आर्थिक रूप से, अब उसका पतन हो गया था। उसकी जगह पर अब यूएसए और सोवियत संघ यह नए शक्तियों के रूप में उभरे थे। तो इस आर्थिक, चूंकि भारत किसके अधीन था, ब्रिटेन के, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था। आर्थिक स्थिति खराब होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इसमें दिखाया गया है, इस रचना में मिलेगा आपको। इसके अलावा भारत क्या था, स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहा था। स्वतंत्रता की ओर भारत जो उस समय परिस्थितियां थी, उससे तरह तरह के आपसी जो द्वंद्व उभर रहे थे, विभिन्न गुटों में, राजनीतिक द्वंद्व, सामाजिक द्वंद्व, हर तरह के द्वंद्व, वो भी इसमें दिखाया गया है, किस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक द्वंद्व उस समय उभर रहे थे, वह भी दिखाया गया है। फिर अब हम आगे देखते हैं। ये तो उस समय की परिस्थितियां हैं, ये जो रचना के समय की थी। रचना ऐतिहासिक है तो सारी परिस्थितियां नहीं दिखाई जा सकती, कुछ कुछ जो परिस्थितियां शामिल हो सकती थी उसमें रचना में शामिल की गई है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे इस रचना की संवेदनागत विशेषताएं, इस रचना का संवेदना पक्ष, ये देखते हैं दिव्या का। तो सबसे पहले जो उसकी मूल संवेदना है, रचना की मूल संवेदना क्या है, किस पर रचना आधारित है, वो है नारी चेतना पर या नारी विमर्श पर, इस पर रचना आधारित है कि स्त्री के जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या उपाय होना चाहिए, जो नारी पुरुष के बीच में जो अंतर है, भेद है, वो कैसा है, जैविक है, सामाजिक है, कृत्रिम है, प्राकृतिक है, क्या है, कैसा है, क्यों है, वो सब चीज़ों की चर्चा इस उपन्यास में, इस रचना में की गई है। तो इसमें हम देखते हैं आगे। नारी विरस इसका मूल संवेदना है इस रचना की। सबसे पहला तो पुरुषों का नारी के प्रति कैसा नजरिया है, भोगवादी नजरिया है, एक वस्तुगत नजरिया है। नारी को पुरुष क्या समझता है, पुरुष नारी को एक वस्तु समझता है। वस्तु और व्यक्ति में क्या फर्क होता है, ये वस्तु और व्यक्ति, जब आप अस्तित्ववादी दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई है कि व्यक्ति वो है जो अपने बारे में स्वयं निर्णय लेता है, और वस्तु वो है जिसके बारे में कोई दूसरा निर्णय लेता है। तो हमारे समाज में नारी के प्रति नजरिया क्या है, नारी को वस्तु की तरह देखा जाता है, और नारी के बारे में कोई अन्य व्यक्ति हमेशा निर्णय लेते हैं। आप उदाहरण के रूप में अपने घरों में भी देखेंगे
कि जब किसी लड़के के लिए पढ़ने की बात आती है कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहता है, विदेश जाके पढ़ना चाहता है, शहर के बाहर जाके पढ़ना चाहता है, तो आमतौर पर कोई एतराज़ नहीं करता, घर के लोग एतराज़ नहीं करते हैं। लेकिन यही बात जब एक कोई लड़की उठाती है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, विदेश जाके पढ़ना है, तो तरह तरह के क्वेश्चन मार्क उठते हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं। घर के लोग इतनी आसानी से राजी नहीं होते। या आप विवाह के संबंध में देखिए कि अगर पुरुष या बेटा ऐसी बात करता है तो उतना विवाद घर पे नहीं उठता, लेकिन अगर लड़की ऐसी बात करती है तो ज़्यादा उपद्रव मचता है, ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भेद है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुष अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन नारियों को अभी इसके योग्य नहीं माना जाता। ऐसा समाज का चलन है, ऐसा समाज की मान्यता है। अभी भी इसका प्रभाव आप अपने यहाँ पर, अपने घरों में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में इसका प्रभाव आप देखते होंगे, प्रतिदिन महसूस करते होंगे। तो ऐसा नज़रिया है। तो जब वस्तु समझा जाएगा तो एक तो ये होगा कि वस्तु है तो वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पहली चीज़ तो ये हुई कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है अगर वस्तु है। दूसरी चीज़ ये हुई कि उसका उपभोग किया जा सकता है, उस पर क्या किया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है। क्योंकि वस्तु है तो उसकी अपना कोई निर्णय नहीं है, अपनी कोई मानसिकता नहीं है, अपनी सोच नहीं है, उस पर कोई भी व्यक्ति कब्जा करके उपभोग कर सकता है। और अक्सर देखेंगे आप कि जब भी संघर्ष होता है, चाहे वह युद्ध हो या अन्य तरह का संघर्ष हो, स्त्रियों को कैसा देखा जाता है, एक वस्तु की तरह देखा जाता है। और ये माना जाता है कि जो पक्ष संघर्ष में जीत रहा है वो पराजित पक्ष की स्त्रियों पर कब्जा कर लेगा। ऐसा मानसिकता है लोगों की, एक वस्तु की तरह देखा जाता है और उसी तरह से उसका उपयोग करने की, उपभोग करने की कोशिश की जाती है, जो कि संकीर्ण दृष्टिकोण है, लेकिन ऐसा है। युद्धों में आप देखेंगे, चाहे द्वितीय विश्व से लेकर ढेर सारे युद्ध देखेंगे आप, किस तरह से पराजित पक्ष पर जो विजेता पक्ष था, किस तरह से उसने वहाँ की स्त्रियों के साथ अत्याचार किए, किस किस तरह से, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे यौन अत्याचार हो, उस तरह से किए गए थे। इस उपन्यास में देखिएगा कि उपन्यास में प्रथुसेन का पिता कौन है, प्रेस्त, वो स्त्री के संबंध में क्या कहता है, पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण, बहुत सारे उपकरण हैं, उनमें से एक उपकरण मात्र है, एक उपकरण और साधन मात्र है। ये जीवन की पूर्ति नहीं। ऐसा नहीं कि नर और पुरुष, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं, ऐसा दृष्टिकोण नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या दृष्टिकोण है, यहाँ पर यह दृष्टिकोण है कि यह जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है, बहुत सारे उपकरणों और साधनों में से एक है। ये भी सामर्थ्यवान सफल पुरुष अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। ऐसा दृष्टिकोण है प्रेस्ट का। ये एक तरह से प्रतीक है, ज्यादातर लोगों का ऐसा ही दृष्टिकोण है जो कि इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। धर्म की दुनिया में महिलाओं की क्या स्थिति है। लगभग जो सारे धर्म जो उस समय प्रचलित हैं, पुराने समय में या अभी प्रचलित हैं, आप देखेंगे कि स्त्री पुरुष में अंतर पैदा करता है धर्म, स्त्री पुरुष में अंतर मानता है। जितने भी वर्जनाएं हैं, वर्जना का मतलब कि क्या नहीं करना है, रुकावटें हैं, जितनी भी वर्जनाएं हैं वो सब किसके लिए हैं, स्त्रियों के लिए, कि पर्दा करना है, खुले में नहीं घूमना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने हैं। पुरुषों के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई प्रतिमान नहीं है। पुरुष चाहे गमछा बांध के पूरा मार्केट घूम सकता है, बाजार घूम सकता है, लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है। स्त्रियों के लिए निर्धारित करने की बार बार कोशिश होती है, बार बार अलग अनेक लोगों द्वारा ऐसे नारे दिए जाते हैं, बोला जाता है, जुमले बताए जाते हैं कि स्त्रियों को किस तरह के कपड़े पहन कर बाहर निकलना चाहिए घर के, और किस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कई बार यही बोल दिया जाता है कि स्त्रियों पर जो हिंसा होती है उसका कारण भी उनके कपड़े हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो सारी वजह है कि उन कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, किस स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कितने कैसे कपड़े पहने, क्या पर्दा करके रहे या नहीं रहे, और भी तरह तरह की वर्जनाएं आप देखेंगे। तो वो सब कैसी है, स्त्रियों के लिए है। धर्म ने किसके लिए लगाई है, धर्म ने स्त्रियों के लिए लगाई है, पुरुष के लिए ऐसी कोई वर्जनाएं नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में धर्म क्या करता है, अंतर पैदा करता है, विभेद पैदा करता है। तो धर्म की दुनिया में आप देखेंगे स्त्रियों की हालत कैसी है, असमान है। जैसे उदाहरण के रूप में इसमें दिखाया गया है, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वह अन्य धर्मों की तुलना में कैसा है, ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, ज्यादा विवेकशील है, ऐसा माना जाता है, ज्यादा तर्कशील है। लेकिन उसमें भी स्त्री और पुरुष में कैसा अंतर है, यहाँ पर देखिए कि जब प्रथुसेन उससे संघ की शरण में आने का आह्वान करता है, तो वह यानी दिव्या उससे यानी प्रथुसेन से प्रश्न करती है कि भंते
भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? तब पशुसेन स्वीकार करता है कि देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है और नारी क्या है? नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, और भिक्षु के धर्म में नारी क्या है? त्याज्य है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। ये दृष्टिकोण है नारी के प्रति बौद्ध जैसे धर्म के लिए। बाकी धर्मों की तो बात ही मत करिए। तीसरा कि नारी क्या है? सृष्टि का साधन है, जो कि इस उपन्यास में बताया गया है। एक सकारात्मक तत्व है जो वास्तविकता है कि नारी क्या है? सृष्टि का साधन है। कैसे? जो वंशवृद्धि होती है मानव की, वो किसके जरिए होती है? वो नारी के जरिए होती है। बिना नारी के आगे वंशवृद्धि नहीं हो सकती, जो कि पुरुष की या मनुष्य की, जो कि मनुष्य की अमरता का रहस्य है। वंशवृद्धि उसकी अमरता का रहस्य है। उसी रूप में, अपनी संतानों के रूप में ही मनुष्य अमर है। तो यह बिना नारी के नहीं हो सकती। नारी के अंदर ही ईश्वर ने या प्रकृति ने, कहिए नारी के अंदर ही प्रकृति ने वह क्षमता प्रदान की है कि वह नई चीजों की रचना कर सके। क्रिएटिविटी जो है वो नारी के अंदर ही दी गई है। वो अपने ही समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, जिससे कि मानव की वंशवृद्धि होती है। यही मानव की अमरता का रहस्य भी है। ये इस उपन्यास में दिखाया गया है, बताया गया है। नारी की समस्या प्राकृतिक या जैविक नहीं है, अर्थात नारी पुरुष से जो अंतर है, नारी पुरुष में, नारी पुरुष से किसी मायने में प्राकृतिक या जैविक रूप में कमजोर नहीं है। प्राकृतिक या जैविक रूप से कमतर नहीं है। जो विभेद बना दिया गया है, असमान स्थिति बना दी गई है, वो कैसी है? सामाजिक है। तो नारी की समस्या वास्तव में प्राकृतिक समस्या नहीं है, जैविक समस्या नहीं है। ये कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या है। ये सामाजिक कुरीतियों द्वारा जो बुरी तरह की परंपराएं हैं, उनके कारण नारी को पुरुष से हीन बना दिया गया है, हीन बता दिया गया है। वास्तव में नारी पुरुष से किसी भी मायने में हीन नहीं है। नारी और नर दोनों बराबर है। नारी और पुरुष दोनों ही समान है, दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं। तो ये उसमें दिखाया। और आप देखेंगे भी, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे या सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये बताया जाता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोगों की प्रतिरोधक क्षमता है, नारी के अंदर बेहतर होती है। पुरुष के मुकाबले नारी ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है, ऐसा माना जाता है बायोलॉजी के द्वारा, कि नारी कहीं से भी कम नहीं है, उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। उसकी उम्र भी देखेंगे आप कि नारियों की उम्र पुरुष के कंपेयर में, अगर समान वातावरण रहेगा तो ज़्यादा होगी पुरुष की तुलना में। लेकिन चूंकि इतनी तरह की समस्याएं रहती हैं नारियों के प्रति, इतना भेदभाव होता है, इसलिए देख लिया जाता है कि नारियां जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, वरना नारियों की उम्र पुरुष से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं आगे कि नारी और नर दोनों अन्योन्याश्रित हैं। यह इसका मूल सार है, मूल समाधान है रचना का, कि नारी और नर के बीच में कैसा संबंध है? नारी और नर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, प्रतिद्वंदिता नहीं है कि कौन इसमें ज़्यादा बेहतर है, बल्कि नारी और नर एक दूसरे पर क्या है? अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और यही इसमें रचना की आखिर में दिखाई पड़ता है कि मारिस यही बात करता है कि मैं तुमको मिथ्या निर्माण का सुख नहीं दे सकता, जैसे पशुसेन जिसकी चर्चा कर रहा है, या मैं राजप्रसाद का सुख नहीं दे सकता, मैं तुमको कुल देवी कुलवधु नहीं बना सकता, जो कि रुद्रधीर कह रहा है। मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? मेरा यह मानना है कि नर और नारी एक दूसरे पर आश्रित हैं। मैं जिस तरह से धूल दूसरे के मार्ग का पथिक हूँ, मैं तुमको भी उसमें अपना सहयोगी, अपना हमसफर बनाने के लिए तैयार हूँ, बनाना चाहता हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है तुमसे कि तुम मेरी हमसफर बन जाओ। ये भाव करता है, ये भाव है उसका। और वो दिखा रहा है कि नारी और नर दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। यहाँ पर उसने ये नहीं जताई कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, वो बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी हमराही बन जाओ। ये भाव उसने दिखाया है। इसीलिए फिर दिव्या बोलती है कि आश्रय द्वार, दिव्या उसके साथ जाती है। वो पशुसेन का जो विकल्प है वो छोड़ देती है, जो रुद्रधीर का विकल्प है कुलदेवी कुलवधु बनने का, वह भी छोड़ देती है। वह किसके साथ आती है? वह मारिस के साथ आती है, क्योंकि मारिस उसको क्या दे रहा है? समानता का व्यवहार कर रहा है मारिस के साथ। मारिस का जो दृष्टिकोण है वो नर नारी दिखा रहा है कि नर नारी एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। इसी दृष्टिकोण के कारण वह यानी दिव्या मारिस का साथ जाती है, मारिस के साथ चल देती है।
और देखिए विवेचन देखते हैं कि नारी को दिए गए पद क्या है, वास्तव में पुरुष का ही सम्मान है। तो नारी को पद दिए गए हैं जैसे कुलवधु, कुलदेवी, इस तरह के आसन है, वो इसलिए मिले हैं क्योंकि वह क्या है, वो किसी न किसी की पत्नी है, वो उस पुरुष की पत्नी होने का ही इस तरह के जो सम्मानजनक पद हैं वो मिले हैं। वास्तव में उस नारी की ये सम्मान नहीं है, उस नारी के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, उस नारी के व्यक्तित्व के कारण उसको यह पद नहीं मिले हैं, बल्कि वह किसी की पत्नी है, इस वजह से ये सम्मान मिले हैं। इसलिए ये सम्मान कैसे हैं, झूठे हैं, वास्तव में पुरुष का सम्मान है। कुलवधु का आसन ठुकराते हुए दिव्या कहती है, क्या कहती है, आचार्य कुल महादेवी वधु या कुल माता का आसन दुर्लभ सम्मान है। यह अकिंचन नारी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुटकाती है, मगर ये सब निरादत वेश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। ये जो सम्मान है ये उस व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, ये स्वतंत्र नारी का सम्मान नहीं है। यानी आचार्य कुलवधु का सम्मान आश्रय आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। ये उस आर्य जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो किसी बड़ी पद पर है, किसी बड़ी पोस्ट पर है, उसकी पत्नी होने का ये सम्मान मिल रहा है। ये असल में उस पुरुष का ही सम्मान है, वह नारी का सम्मान नहीं है, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। ये कहती है दिव्या, ये वास्तव में नारी का सम्मान नहीं है, बल्कि उसका जो पति है उसका सम्मान है। आगे देखिए, नारी को अपनी रचनात्मकता खोने तथा अनुचित आधारों पर प्रतिद्वंदिता करने की जरूरत नहीं है। अब नारी पुरुष में अंतर है, तो नारी इसका मतलब ये नहीं है कि नारी जो पुरुष पे विचार कर रहा है या पुरुष गलत आचरण कर रहा है, उस आधारों पर पुरुष से प्रतिद्वंदिता करने लगी, क्योंकि उससे बाद में परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, परिणाम कोई लाभकारी निकलने वाला नहीं है। नारी को अगर पुरुष से तुलना करनी है तो अच्छे आचरण के आधार पर करे, ढंग के आचरण के आधार पर करे। अनुचित आचरणों के आधार पर तुलना करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि उससे नारी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे कि यह जो उसकी पत्नी है पथुसेन की, वह बोल रही है पथुसेन के लिए कि कितनी दासियां तुम्हारी पर्यंक सेवा, पर्यंक मतलब पलंग, पर्यंक सेवा के लिए हैं, भोग के विभिन्न भिन्न भिन्न सुखों और रसों के लिए तुम्हें कितनी नारियां चाहिए, मेरे लिए भी संसार में केवल एक तुम्हें पुरुष नहीं हूँ। इसका मतलब जो पथुसेन की पत्नी है वो बोल रही है कि इस तरह तुम कई सारी स्त्रियां रख सकते हो, कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध बना सकते हो, इसी तरह मेरे लिए भी रास्ता खुला हुआ है, मैं भी कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाने को स्वतंत्र हूँ, ऐसा करना। तो यहाँ पर इस चीज़ का अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो यशपाल ने विरोध ही किया है, क्योंकि ये गलत अनुचित आधार पर यह तुलना प्रतिद्वंदिता करने वाली बात है। इससे आखिर नारी को हासिल कुछ नहीं होगा। अगर प्रतिद्वंदिता करनी है तो सकारात्मक आधारों पर होनी चाहिए, तुलना सकारात्मक आधारों पर होना चाहिए, अनुचित आधारों पर, अनैतिक आधारों पर तुलना करने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अब देखते हैं आगे, दूसरा बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु नारी चेतना को लेकर था, नारी चेतना में इतने सारे पॉइंट थे, ये देखिए ज़्यादा बिंदु इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि यह उपन्यास नारी चेतना पर आधारित उपन्यास है, इसलिए इतने सारे दृष्टिकोण से हमने नारी चेतना की विवेचना की। यह एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है नारी चेतना के बाद, क्योंकि नारी चेतना इसका मूल सार है, मूल संवेदना है, मूल जिष्ट है इसका, इस उपन्यास का। दासों की शोचनीय दशा। उस समय के भारत में, उस समय के तत्कालीन वातावरण में दासों की क्या दशा थी वो इसमें चित्रित की गई है। और सिर्फ भारत में नहीं, बाकी दुनिया में तो दासों की और भी दयनीय हालत थी, और भी बुरी हालत थी। तो किस तरह दासों का क्रय विक्रय होता है तो वह दिखाया गया है, और इसमें किस तरह से संवेदनहीनता बरती जाती है वो दिखाया गया है। जैसे कि इन दासियों का केवल गृह सेवा या स्वामी के लिए भर्ती कमाना, भर्ती मतलब किराया, एक तरह से रोजगार कमाना, पैसा कमाना, भर्ती कमाना न था। वह प्रत्येक 18 मास बाद, प्रत्येक 18 महीने बाद संतान उत्पन्न करती। प्रतूल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतानों को बेचता था। किस तरह संतानें उत्पन्न हो रही हैं तो जानवरों की तरह उनको बेच दिया जाता था, ये दिखाया जा रहा है। ये दिखा रहा है कैसी संवेदनहीनता यहाँ पर है, कैसी अमानवीयता का व्यवहार दासों के साथ किया जाता था, इसका वर्णन यहाँ पर यशपाल ने किया है।
दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, ये तब का उदाहरण है जब दिव्या दासी के रूप में, दासी जब थी तब उसका नाम दिया था, उसका नाम था दारा। दासी के रूप में दिव्या जब एक ब्राह्मण के घर पर काम कर रही है, उस समय की ये हालत है। इस स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर फिर वह अपने पुत्र को स्तन दे, फिर अपने बच्चे को दूध पिलाए। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके पुत्र शाकुल के लिए दूध शेष न रहता, वह अपनी संतान को क्षुद्र देखकर उसका हृदय रो उठता था। तो कैसा करुणामय दृश्य प्रस्तुत किया गया। उस समय कैसी हालत थी, करुणामयी हालत थी, कैसी दीन हालत थी दासों की, वो दिखाया गया है। जब दिव्या स्वयं दासी बनी तब उसको उस चीज़ का एहसास हुआ, उस चीज़ का अनुभव हुआ। ये इसमें दिखाया गया है, इस उपन्यास में दिखाया गया है कि दासों की कितनी बुरी हालत थी, कितनी हीन दशा थी। वर्ण व्यवस्था का भेदभाव परक रूप, ये कैसे दिखता है इस उपन्यास में। इस उपन्यास में पथुसेन के माध्यम से ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि पथुसेन को जो शिविका थी, जब उत्सव हुआ उसके पश्चात शिविका में कंधा देने से मना कर दिया गया कि तुम कंधा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुम निम्न वर्ण के हो, तुम शूद्र हो, इसलिए तुम कंधा नहीं दे सकते। इस तरह से और भी जिस तरह से वर्णगत भेदभाव व्याप्त थे समाज में, उनका चित्रण किया गया है कि किस तरह से। और इसमें चूंकि वर्ण व्यवस्था कौन सा धर्म मानता है, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म मानता है, उसी के माध्यम से, जो कि उस समय हिंदू धर्म था या बौद्ध धर्म था, यही धर्म प्रमुख थे, तो उसमें दिखाया गया है कि हिंदू धर्म में किस तरह से वर्ण व्यवस्था विद्यमान है, किस तरह से वर्ण व्यवस्था मौजूद है और उसका लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से लोग अनायासी, बिना किसी वजह के, बिना किसी कमी के, बिना किसी गलती के किस तरह से वंचना का शिकार हो जाते हैं सिर्फ वर्ण व्यवस्था के चलते। यह इसमें दिखाया गया है। अगला देखते हैं इहलौकिकता, क्योंकि ये कैसा दर्शन है, मार्क्सवादी कैसा दर्शन है। मार्क्सवाद जो दर्शन है वो किस पर यकीन करता है, इहलौकिकता पर। वो इस तरह की जो परंपरागत चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, परलोक वाली चीजें हैं, उनको नहीं मानता है। मार्क्सवाद में धर्म क्या है, धर्म अफीम है, तो वह इस तरह की चीजों को नहीं मानता है। तो आप देखेंगे कि मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण इसमें इहलौकिकता का महत्व ज़्यादा है, परलोक का महत्व नहीं है। और ये कैसे दिखाई पड़ता है, यह इस उपन्यास में मारिस के कथनों के माध्यम से दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये देखिए मारिस का कथन है, जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है उसे भ्रम मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना सिर्फ ब्रह्मवादी ही करता है उसे सत्य मानना क्या युक्त है और तर्कसंगत है। देवी, ये मारिस कह रहा है दिव्या से, ये मारिस बोल रहा है, मारिस का कथन है, देवी दूसरे के शब्द पर अंधविश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति यानी अपने अनुभव और तर्क का आश्रय लो। ये जीवन ही सत्य है, ये संसार ही सत्य है, जो पाना है इसी जीवन में पाओ। ये असल में जो एक वाक्य कहा जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये वेदांत का कथन है, जो ये एक तरह से उसी के प्रत्युत्तर में मारिस बोल रहा है। इसी चीज का विरोध करते हुए मारिस यह बोल रहा है कि ये जगत मिथ्या नहीं है। और जब जिस तरह बोल दिया जाता है कि ये शरीर और जगत मिथ्या है, ना तो शरीर मिथ्या है ये, ना जगत मिथ्या है, ये जीवन ही सत्य है, ये संसार ही सत्य है, और इसी जीवन में जो पाना है इसी जीवन में पाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है, और एक तरह से चार्वाक दर्शन का प्रभाव देख सकते हैं, जो प्राचीन दर्शन है उस समय का। मानववाद और मानव की शक्ति में विश्वास, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इस रचना में उपस्थित है। मार्क्सवादी दर्शन भी मानववाद का समर्थन करता है, और मानववादी दर्शन भी अपने आप में, मानववाद भी एक दार्शनिक सिद्धांत है जो बोलता है कि मनुष्य के अंदर बड़ी शक्ति है। अगर मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति पर आ जाए तो कुछ भी काम कर सकता है। इतिहास मनुष्य को नहीं निर्मित करता। मानववाद ये कहता है कि इतिहास मनुष्य को नहीं निर्मित करता, बल्कि मनुष्य ही इतिहास का निर्माता है, मनुष्य ही परिस्थितियों का निर्माता है, मनुष्य ही इतिहास का
निर्माण करता है, ऐसा मानववाद कहता है। मानववाद कहता है कि मनुष्य भोगता नहीं है, बल्कि मनुष्य क्या है, मनुष्य करता है, मनुष्य कार्य करने वाला है। मनुष्य अपने हिसाब से चीज़ों का निर्माण करता है, परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऐसा नहीं कि वो भुगते भोगी हो परिस्थितियों का, कि जो कुछ चल रहा है उसमें वह हिस्सा हो, बल्कि क्या करता है, वो सारी परिस्थितियों का खुद ही निर्माता है और खुद ही परिस्थितियों का निर्माण करता है। ये इस रचना में दिखाया गया है। तो कौन कौन से लोग हैं जो अपने भविष्य का, अपने भाग्य का स्वयं निर्धारण करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं? जैसे देखिए, दिव्या, वो अपने भविष्य का निर्माण करती है। वह किसके साथ जाती है? अंत में भी देखना के देखेंगे कि मार्स के साथ जाती है, क्योंकि उसे अन्य लोगों का दृष्टिकोण, चाहे पशुसेन हो चाहे रुद्रधीर का दृष्टिकोण उसे पसंद नहीं आता, उसे ठीक नहीं लगता। वह अपने भाई के स्वयं निर्माता है, मार्स के साथ अंत में जाती है। वह जीवन भर किस लड़ती है, परिस्थितियों से लड़ती है, संघर्ष करती है, वह हार नहीं मानती, इसमें दिखाया गया है। या रुद्रधीर देखिए, इस रचना में, रचना का जो पात्र है रुद्रधीर, उसे देश निकाला हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति हार नहीं मानता और पुनः सम्राट बनता है, पुनः गद्दी पर काबिज होता है, वो व्यक्ति पुनः शासक बनता है। क्योंकि जो ये था मद्रराज था, उसका ये, जहाँ की ये कथा है सागल की, मद्र की, वहाँ पर वह पूरा शासन संभालता है रुद्रधीर। वो हार नहीं मानता देश निकालने के बावजूद भी। इस तरह से और भी इस रचना के पात्र हैं। चाहे प्रेष्य को देख लीजिए, जो कि कैसे कितना हीन अवस्था में पहले था, एक तरह से दास अवस्था में कह लीजिए। वह जो मिलिंद था उसका सेवक था, जो सागल का यवन राजा था मिलिंद, उसका सेवक था, जिसने कि मद्रराज पर कब्जा किया था, मद्रराज का पर शासन किया था मिलिंद ने, ये उसका सेवक था। फिर ये क्या बना, ये बना अश्वों यानी घोड़ों का व्यापारी बना, और उसके बाद वह इतनी उच्च पद पर वहां पर पहुंचा, उसका पुत्र सामंत बन पाया। तो इस तरह से बहुत पात्र हैं जो परिस्थितियों के लड़ते हैं, स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग हैं इसमें ढेर सारे। आगे देखिए, साम्यवादी दर्शन का प्रभाव। मैंने बताया कि यशपाल कैसे है, घोषित तौर पर मार्क्सवादी रचनाकार है, घोषित तौर पर मार्क्सवादी हैं। तो इनकी रचनाओं में भी, इस रचना में भी देखेंगे आप कि मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है, एक तो आप यही पर देख लीजिए, इहलौकिकता जो है ये किसका है, ये मार्क्सवाद का ही सिद्धांत। मार्क्सवाद में परलोक को मान्यता नहीं है, उनका मानना जो है इसी लोक में है। परलोक कैसा मिथ्या चीज है, शोषण का तरीका है, उपकरण है, इस तरह की बातें हैं। तो विरोध करता है परलोक का। तो यही लौकिकता भी यहाँ की साम्यवादी दर्शन का ही एक प्रभाव है, आप देख सकते हैं। या मानव की शक्ति में विश्वास, साम्यवाद भी जनता की शक्ति में विश्वास करता है, मानव की शक्ति में विश्वास करता है, उसके सारे विचार मानव केंद्रित हैं। ये देखिए, तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या बिंदु है। सबसे पहले साम्यवादी दर्शन का प्रभाव क्या है कि धर्मों के भेदभाव परक स्वरूप का उद्घाटन। यहाँ पर दिखाया गया है कि धर्म कैसे हैं, धर्म समाज में भेदभाव पैदा करता है। ये किसका समर्थन करता है, जो व्यक्ति समर्थ है, जो व्यक्ति संपन्न है, धर्म हमेशा उसका समर्थन करता है। जो व्यक्ति गरीब है, हीन है, वंचित है, उसका समर्थन धर्म नहीं करता। इसमें दिखाया गया है कि सारी जो परंपराएं हैं, मार्क्सवाद का ऐसा ही मानना है कि जितनी परंपराएं हैं धर्म द्वारा बनाई गई हैं, वो किसके पक्ष में झुकी हुई हैं, धनी वर्ग के पक्ष में, संपन्न वर्ग के पक्ष में, शक्तिशाली वर्ग के पक्ष में ये परंपराएं झुकी हुई हैं, उसका फेवर करती हैं, हमेशा उसका पक्ष लेती हैं। तो इस तरह से धर्म क्या है, भेदभाव परक संस्था है। तो धर्मों के भेदभाव परक रूप का उद्घाटन इसमें किया गया है। कैसे कैसे कि चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो या अन्य धर्म हो, कैसे कैसे किस तरह से वो नारी और पुरुष के बीच भेदभाव पैदा करते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि बौद्ध धर्म में नारी क्या है, त्याज्य है। अन्य धर्मों में भी यही अपनाया गया है कि नारी क्या है, प्रवृत्ति का मार्ग है, जबकि मानव का उद्देश्य निवृत्ति होना चाहिए। तो इस तरह से बातें की गई हैं।
दिखाया गया है। आगे देखिए, मानव केंद्रित विचार। मार्क्सवाद क्या है? मानव केंद्रित दर्शन है। वो मानव की शक्ति पर विश्वास करता है, वह ईश्वर के बजाय हमेशा मानव पर फोकस करता है, मानव के केंद्र में रखता है। और मानव के केंद्र में रख के ही जो मानव की आवश्यकताएं हैं उन पर विचार करता है। जो मानव की क्या है, समस्याएं हैं, उन पर विचार करता है, उनका कैसे उपाय निकाला जाए इसकी पर बात करता है। तो एक पूरी तरह से मानव केंद्रित विचार है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मानव की शक्ति पर किस तरह से विश्वास किया गया है। दिव्या किस तरह से अपने बल पर, किस तरह से परिस्थितियों से लड़ती हुई अपने अनुसार ही भविष्य का निर्धारण करती है। तो ये मार्क्सवाद का प्रभाव है। कि मार्क्स के जो कथन है, जिस तरह से बताता है, या धर्म के बारे में या जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में जो बताता है, वहाँ पर मार्क्सवाद का समर्थन लिखता है। जो विचार है स्त्री पुरुष समानता पर बल। मार्क्सवाद का क्या मानना है? मार्क्सवाद का मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है। जैविक रूप से स्त्री कहीं से भी पुरुष से ही नहीं है, प्राकृतिक रूप से कहीं से भी स्त्री पुरुष से ही नहीं है। यह समाज है जिसने स्त्री को पुरुष से हीन बना रखा है। सामाजिक रूप से स्त्री पुरुष के हीन बना दी गई है जबरदस्ती। वास्तव में स्त्री कहीं से भी पुरुष से हीन नहीं है। तो आप देखेंगे स्त्री पुरुष समानता पर यह दर्शन, जो मार्क्सवादी दर्शन है, वह बल देता है। यहाँ पर भी इसका जो समाधान पक्ष देखेंगे आप, या जो मार्क्स के विचार हैं वह इसी ओर इशारा करते हैं कि स्त्री पुरुष से हीन नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के क्या है, संपूरक है, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर दोनों आश्रित हैं, ऐसा बताया गया है। अब देखिए अगला बिंदु, अनुचित आधार पर सामाजिक भेदभाव का विरोध। इसमें जैसे कि दिखाया गया है कि किस तरह से दासों का शोषण हो रहा है, ये एक अनुचित आधार पर भेदभाव है। या जिस तरह से प्रतुसेन के साथ अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, उसे वंचना का शिकार होना पड़ता है। प्रतुसेन को इतना संपन्न, साधन संपन्न, शिक्षा संपन्न, गुण संपन्न होने के बावजूद भी उसे वंचना का शिकार होना पड़ता है, निम्न वर्ण का होने के कारण। तो ये सब अनुचित आधार पर जो सामाजिक भेदभाव है वो दिखाया गया है यहाँ पर, क्योंकि मार्क्सवादी दर्शन क्या है, सामाजिक दर्शन इनका विरोध करता है। आगे देख लेते हैं हम, इतिहास के प्रति ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण। इतिहास के प्रति कई दृष्टिकोण अपना माने गए हैं। एक तो होता है चक्रीय दृष्टिकोण। चक्रीय दृष्टिकोण ये कहता है कि इतिहास क्या करता है, अपने को दोबारा रिपीट करता है, अर्थात पुनरावृत्ति करता है इतिहास अपनी। इतिहास में चीजें वापस लौट के वहीं आती हैं। इसका उदाहरण क्या दिया जाता है कि फैशन आप देख लीजिएगा कि फिर से फैशन लौट के पुरानी परंपरा में आते हैं, खाना पीना, फैशन, ये सब चीजें आते हैं। तो ये बोला जाता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है घटनाओं के जरिए। इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कैसा है, ऊर्ध्वगामी है। मार्क्सवाद का मानना है कि हम इतिहास में लगातार विकास की परंपरा में हैं, विकास की प्रक्रिया में हैं हम लगातार, और जो हमारा भविष्य है वो अभी वर्तमान से अच्छा होगा, और हमारा वर्तमान जो है वह हमारे इतिहास से बेहतर है। इतिहास में हमने जो कमियां थी, जो समस्याएं थी, उससे हम बेहतर अवस्था में हैं। ये ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण कहलाता है इतिहास का। अब देखेंगे बहुत हद तक ये सही भी आप पाएंगे, क्योंकि हम इस रचना में कैसे दिखाया है इस चीज को, हम ये देख सकते हैं। इस रचना के माध्यम से यशपाल ने दिखाना चाहा है कि जिस समय को हम स्वर्णिम काल बोलते हैं या अन्य तरह से मानते हैं कि बहुत बेहतर काल था, उस समय भी ये समस्याएं थी। उस समय भी मानव का इतना अधिक शोषण कर रहा था। उस समय भी इतनी घिनौनी, इतनी गिरी हुई दास प्रथा मौजूद थी, जो कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी, शोषण की पराकाष्ठा थी। ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह से दास प्रथा थी, किस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था के कारण लोगों का कितना शोषण हुआ, देश की अधिकांश जनता किस नर्क जैसे जीवन में जीती थी इस व्यवस्था के कारण। ये सब चीजें यशपाल ने दिखाई हैं, और उसी के माध्यम से दिखाया है कि जो इतिहास था वो बहुत अच्छा नहीं था, हमारा आने वाला समय है वो बेहतर होगा। ये कहलाता है इतिहास का ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण, जो कि इस रचना में दिखाया गया है। इसीलिए इतिहास जो रचनाकार ने जो वातावरण लिया है, जो कथानक लिया है, वो ऐतिहासिक लिया है, जबकि उसमें इतिहास के बहुत तत्व नहीं है, ऐतिहासिक पात्र भी नहीं है, ना ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं। सिर्फ ऐतिहासिक वातावरण लिया गया है, और उन ऐतिहासिक वातावरण में अपना कल्पना का रंग भर के
जो समस्याएं उठाई गई हैं वो समस्याएं कौन सी हैं? वो समस्याएं सब वर्तमान की हैं, और वो ऐसी समस्याएं जो अभी समस्याएं हैं और उस समय भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती थी, प्रचलित थी। उस समस्याओं को लेखक ने उठाया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण है। तो ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण किसका परिचायक है? ये साम्यवादी दर्शन का ही। अंतिम पक्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्क्सवाद किस पर विश्वास करता है? मार्क्सवाद जनता की शक्ति में विश्वास करता है। उसका मानना है कि जब भी हिंसक क्रांति होगी, जो कि सामाजिक परिवर्तन लाएगी, जो कि आर्थिक परिवर्तन लाएगी, वह कैसी होगी? वो जनता द्वारा ही क्रांति लाई जाएगी। परिवर्तन जनता द्वारा ही आएगा। बिना जनता के समर्थन के, बिना जनता के क्रांति नहीं हो सकती, संभव नहीं है, ये वो मानता है। और इस रचना में कैसे दिखता है? इस रचना में जब युद्ध करने की बारी आती है तो पत्रुसेन यही बोलता है कि ये जो कुछ राज परिवार हैं, इनका महत्व तो है, लेकिन ये नहीं युद्ध लड़ सकते। युद्ध कौन करेगा? युद्ध तो जन ही करेगा, युद्ध तो जनता ही करेगी। और वो जनता का इस्तेमाल करते, जनता का प्रयोग करके अपने जो राज्य है, मध्य राज्य है, उसकी रक्षा करता है और विजय प्राप्त करता है केंद्रस के खिलाफ। केंद्रस जो कि बाह्य आक्रमणकारी है, जो कि उनके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है, हमला करता है। ये देखेंगे आप। पत्रुसेन कह रहा है, जो मैं बता रहा था, पत्रुसेन क्या कह रहा है कि युद्ध का अवसर प्राय बीत चुका है। प्रासाद यानी महल, प्रासादों में स्थित अभिजात मतलब उच्च वर्ण के, उच्च कुल के 200-300 परिवार क्या कर पाएंगे? सेनापतियों के निर्देश का विशेष महत्व है, यह सही है, परंतु युद्ध तो जन ही कर सकेगा। युद्ध कौन करता है? युद्ध तो जन ही कर सकेगा, जनता ही करती है। तो यहाँ पर जनता की शक्ति पर विश्वास किया गया है, उसका यह एक उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं कि मार्क्सवाद का यांत्रिक अनुसरण नहीं किया है यशपाल ने। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जब यांत्रिक अनुसरण किया जाता है किसी भी चीज का, तो कैसी लगती है? रचना की प्रामाणिकता क्या होती है? खतरे में पड़ जाती है, संदेह में पड़ जाती है। रचना कैसी दिखने लगती है? बनावटी दिखने लगती है। रचना कैसी दिखने लगती है? बनावटी दिखने लगती है, कृत्रिम दिखने लगती है। और उसमें क्या लगता है कि उद्देश्य चिपका दिया गया है। रचना में उद्देश्य थूक दिया गया है, चिपका दिया गया है। उद्देश्य कैसा लगने लगता है? छेपक लगने लगता है, ऊपर से टिप दिया गया है, चिपका दिया गया है। अगर रचना में किसी भी दर्शन का यांत्रिक रूप से अनुसरण किया जाए, इसलिए रचनाकार ने यहाँ पर रचना की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए, रचनाशीलता को बनाए रखने के लिए यांत्रिक अनुसरण नहीं किया। कहाँ नहीं किया, किस तरह से नहीं किया, अब देख लेते हैं हम आगे। कि पत्रुसेन एक तरफ तो वर्ण व्यवस्था से शोषित है, मतलब एक जगह पर क्या है? शोषित है वो खुद, लेकिन दूसरी तरफ वह आर्थिक कारणों से, आर्थिक आधार पर आप देखेंगे कि स्वयं शोषक भी है। वो उसके धन में जो दास दासियां हैं, जो उसके यहाँ दासियां हैं, उनका किस तरह से शोषण होता है इसमें दिखाया गया है। कि इतनी सर्दियों में भी दासियां क्या है? बिना कपड़े की हैं, खड़ी हैं उसकी सेवा के लिए, उसमें जो इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो एक तरफ भले ही वो शोषित है पत्रुसेन, लेकिन दूसरी तरफ वही पत्रुसेन शोषक भी है अपने यहाँ, अपने घर की दास दासियों का। या दूसरा देखेंगे हम, धर्मस्थ देव शर्मा, जो कि क्या है? न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं, एक उच्च कुल के, उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं, एक बड़े ही संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन वह अपनी जो दासी है छाया, उसकी मौत के दुख में प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि बेवजह उसकी एक तरह से हत्या की गई है। दिव्या अपने घर से चली जाती है, तो उसके संदेह में छाया को इस तरह से दंड दिया जाता है कि उससे उसके प्राण निकल जाते हैं। उसी दुख में धर्मस्थ देव शर्मा, धर्मस्थ मतलब न्यायाधीश को धर्मस्थ बोला जाता है, धर्मस्थ देव शर्मा उसके दुख में अपने प्राण दे देते हैं। ये दिखाता है कि भले ही व्यक्ति उच्च वर्ग का हो, संपन्न वर्ग का हो, लेकिन उसके अंदर भी उतनी ही संवेदनशीलता मौजूद रहती है। तो यहाँ पर एक तरह से मार्क्सवाद का अतिक्रमण किया गया है। आगे देखते हैं। उपन्यास में चिवुक के स्थिवर के माध्यम से सकारात्मक रूप दिखाया गया है। आमतौर पर क्या होता है? मार्क्सवाद धर्म का विरोध करता है, धर्म का नकारात्मक रूप ही प्रस्तुत करता है। लेकिन इस उपन्यास में देखेंगे कि जो चिवुक क्या एक स्थिवर है, बौद्ध मत के एक सन्यासी बोल लीजिए, उस स्थिवर का मतलब सन्यासी से ही, जो बौद्ध भिक्षु होता है स्थिवर बोला जाता है उसको। तो चिवुक क्या है? उस बौद्ध मठ है, वहाँ के सन्यासी हैं, प्रमुख पद पर हैं, लेकिन उनका जैसा यहाँ पर व्यक्तित्व खींचा गया है और जिस तरह से उनका सकारात्मक रूप दिखाया गया है,
वो एक तरह से मार्क्सवाद का क्या है, अतिक्रमण है। अतिक्रमण यहाँ पे मार्क्सवाद का दिखता है हमको, क्योंकि मार्क्सवाद क्या है, धर्म का विरोधी है, वो धर्म का नकारात्मक रूप ही प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये देख लिया हमने कि किन किन कहाँ कैसे कैसे हम लोग देखा कि मार्क्सवाद का यहाँ तक अनुसरण नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ये हमने समझा ही था। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु क्या है, मानव क्या है, अपने भाग्य का खुद ही निर्माता है। ये इसका मूल सार है, मूल भाव है, मूल दर्शन है। इसको मान सकते हैं आप, ये रचना वस्तु है या विषय वस्तु। ये एक तरह से आप देख लीजिएगा रचना दृष्टि है इस रचना की। क्या मानव अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता है। और जो रचना का आमुख है, प्राकथन है, उसमें भी यशपाल ने यह बात दोहराई है। क्या कि मनुष्य भोगता नहीं करता है। मनुष्य भुक्त भोगी नहीं है कि परिस्थितियों के हाथों परिचालित होता रहे, ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या है, करता है। वह स्वयं परिस्थितियों का निर्माण करता है, उन परिस्थितियों का संचालन करता है। मनुष्य भोगता नहीं करता है। संपूर्ण माया मनुष्य की क्रिया है। संपूर्ण सृष्टि देखते हैं वो मनुष्य द्वारा ही परिचालित होती है। मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं है, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। वह प्राकृतिक व भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है और सामाजिक परिस्थितियों का वह सृष्टा है। सामाजिक परिस्थितियों का मनुष्य क्या करता है, निर्माण करता है, उसी के द्वारा जनित है सामाजिक परिस्थितियां। और प्राकृतिक तथा भौतिक परिस्थितियों में वो निर्माण तो नहीं करता कि निर्माण प्रगति कर रही है, लेकिन वह उसमें अपनी इच्छानुसार, अपने हित के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे कि अब देखेंगे क्या, उदाहरण के रूप में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है, और भी चीज़ें आप देखें, खान खोदे जाते हैं, तरह तरह की जो चीज़ें देखते हैं कि भाप से आप क्या कर रहे हैं, इंजन चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, सब चलाई जाती हैं। प्राकृतिक चीज़ों को अपने हिसाब से मनुष्य नियंत्रित करता है। तो ये देखें, ये इसका मूल सार है, जिस्ट बोलिए आप जिसको, ये इस रचना का, ये रचना दृष्टि है इसकी, एक विषय वस्तु है मूल रूप से। तो मनुष्य भोगता नहीं करता है, वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। और इस पर भी आप देखें किसका प्रभाव दिखेगा, एक तरह से मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवाद दर्शन भी यही बोलता है। वह कैसा विचार है मार्क्सवाद, मानव केंद्रित विचार है। ये देखेंगे आप। अब हम देखते हैं आगे। ये पक्ष हमेशा तब उठता है जब रचना में क्या हो, रचना का वातावरण या रचना में इतिहास का प्रयोग किया गया हो। जब भी रचना में इतिहास का प्रयोग होगा, रचना में इतिहास का प्रयोग कितने तरीके से किया जा सकता है। क्या तो रचना ऐतिहासिक घटना हो, या तो कोई घटना हो ऐतिहासिक हो उसका लिया जाए, या तो पात्र ऐतिहासिक हो, या फिर ऐतिहासिक वातावरण हो। तो इस रचना में देखेंगे कि घटनाएं ऐतिहासिक नहीं है, आपको इक्का दुक्का घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि मिलिंद द्वारा मध्य राज्य पर एक तरह से आक्रमण करके उसे जीत लेना, अपना राज्य मध्य में स्थापित करना। तो ऐसे एक आध घटनाएं दिखेंगी ऐतिहासिक, बाकी घटनाएं ऐतिहासिक नहीं है। या पुष्यमित्र संघ द्वारा जिस तरह से पाटलिपुत्र पर राज्य पर कब्जा किया गया, उसकी घटना दिखाई पड़ेगी आपको। पात्र आप देखेंगे इस रचना में, तो पात्र सिर्फ 3 पात्र हैं जो ऐतिहासिक है। पहला तो मिलिंद, दूसरा पहला पात्र हुआ मिलिंद हुआ, दूसरा पात्र हुआ पुष्यमित्र शुंग, जिसने वैदक की हत्या करके शासन संभाला था, कब्जा कर लिया था शासन पर। और तीसरा जो दिखेगा आपका, तीसरा पात्र दिखेगा, वो दिखेगा पतंजलि। जो योग सूत्र में भाष्य में हम लोग पतंजलि का नाम पढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये तीनों ही पात्र सक्रिय रूप से कहीं भी रचना में उपस्थित नहीं है। ना ही तीनों पात्र कहीं भी रचना में कोई हस्तक्षेप करते हैं। इनका मात्र क्या है, जिक्र बस आया है, इनका सिर्फ वर्णन आया है, लेकिन कहीं भी सक्रिय रूप से पूरी रचना में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो पात्र के हिसाब से भी ये ऐतिहासिक नहीं है। अब क्या इसमें किया गया है, इसमें सब क्या किया गया है कि इतिहास का वातावरण ले लिया गया है। इतिहास का एक तरह से वातावरण, देश का वातावरण सृजित कर दिया गया है, और इस ऐतिहासिक वातावरण में कल्पना के रंग भर दिए गए हैं। ऐतिहासिक वातावरण लेकर कल्पना के रंग भर दिए गए हैं, और इन रंगों में किन समस्याओं को उठाया गया है, इन रंगों में
जो समस्याएं उठाई गई हैं वो क्या है, वर्तमान की ही समस्याएं हैं, वर्तमान के ही बिंदु हैं, वर्तमान की समस्याएं हैं जो उनको ही उठाया गया है। तो हमने देखा, क्या देखा कि रचना में इतिहास का प्रयोग किस किस तरीके से होता है, या तो घटनाएं ऐतिहासिक होंगी, या पात्र ऐतिहासिक होंगे, या वर्तमान होगा। अब हम दिव्या देखते हैं, तो दिव्या में क्या है, वर्तमान बस ऐतिहासिक है, घटनाएं या पात्र नाम मात्र के लिए ऐतिहासिक है, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक नहीं है। तीन ही पात्र सिर्फ ऐतिहासिक हैं और तीनों ही पात्र रचना में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। घटनाएं भी ऐसी कोई नहीं है जो रचना में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करें। सिर्फ घटना ये मानी जाती है कि मिलिंद ने मद्र पर अधिकार कर लिया था, वही घटना है जिसका कि इसमें विशेष हस्तक्षेप नहीं है। तो जब जब ऐसा इतिहास का प्रयोग होगा तब तक प्रश्न ये उठता है कि कितना इतिहास है और कितनी कल्पना है रचना में। पहली चीज तो ये, पहला प्रश्न ये होगा कि कितना इतिहास कितनी कल्पना, कितनी रचना में कल्पना है और कितना इतिहास है। पहला प्रश्न तो ये उठेगा। और दूसरा प्रश्न क्या उठता है, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि लेखक का, रचनाकार का इतिहास बोध क्या है, या इतिहास दृष्टि क्या है, वह इतिहास को किस नजरिए से देखता है। ये दोनों प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। अभी हम देखते हैं कितनी कल्पना है, कितना इतिहास है, ये देख लेते हैं। स्वयं यशपाल ने उपन्यास के प्राकथन में कहा है दिव्या इतिहास नहीं है, ऐसा स्वयं ही लेखक ने कहा है। दिव्या इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। क्या है, कल्पना है मात्र। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सिर्फ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली गई है, सिर्फ ऐतिहासिक वातावरण बस लिया गया है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। काल्पनिक चित्र में यानी कथावस्तु, कथानक कैसा है, काल्पनिक है। कथावस्तु कैसी है, काल्पनिक कथावस्तु है। काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण, उसका देश काल वातावरण कैसा रचना का, देश काल वातावरण ऐतिहासिक है, सिर्फ वातावरण ऐतिहासिक है। आधार पर यथार्थ का रंग, यानी कि जो समस्याएं उठाई गई हैं इसमें वो कैसी हैं, वो यथार्थ की हैं, वर्तमान की हैं, यथार्थवादी हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है। तो इतिहास और कल्पना का प्रयोग, कल्पना का प्रयोग इसमें अधिक है। इतिहास का प्रयोग सिर्फ वातावरण के लिए है। इतिहास का प्रयोग, तीन पात्र ऐतिहासिक हैं जिनका रचना में कोई हस्तक्षेप नहीं है, और जो मद्र पर अधिकार की घटना है, मद्र की राजधानी कौन सी, सागर, मद्र पर जो मिलिंद के अधिकार की घटना है बस वो ऐतिहासिक है। अन्य जो घटनाएं हैं सब काल्पनिक है। इसमें देखेंगे तो इतिहास का प्रयोग बहुत कम है, ना के बराबर है। इसमें सिर्फ ऐतिहासिक वातावरण का प्रयोग किया गया है। कल्पना का प्रयोग ही है। देखा, ये काल्पनिक उपन्यास है, ऐसा स्वयं लेखक ने बताया है, राइटर ने बताया है। अब ऐतिहासिक वातावरण सृजित करना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है। अगर ऐतिहासिक वातावरण आपको सृजित करना है तो क्या क्या देखना पड़ता है। एक तो उस समय के उपकरण देखेंगे आप, उस समय के हथियार देखेंगे, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, क्या क्या बोला जाता था, उस समय की साज सज्जा दिखाई पड़ती है, साज सज्जा, वस्त्राभूषण, ये सब देखेंगे। इनको किस नाम से बुलाते थे, क्या करते थे, उस समय का जो संबोधन होगा, बोलचाल होगा, वो कैसे होता था। और भाषा भी उसी अनुरूप बदलेगी। भाषा कैसे बदलेगी, जब भी ऐतिहासिक रचनाएं होती हैं उनकी भाषा क्या होती है, उनकी भाषा सदैव तत्सम प्रधान होती है। उनकी भाषा सदैव तत्सम प्रधान रखी जाती है ताकि ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि हो सके। तो यहाँ की भाषा भी देखेंगे आप, यशपाल की दिव्या में कैसी है भाषा, तत्सम प्रधान है। आमतौर पर जो यशपाल के उपन्यास पढ़ेंगे तो कहीं भी तत्सम प्रधान भाषा नहीं मिलेगी, लेकिन इस उपन्यास में यशपाल की भाषा कैसी है, तत्सम प्रधान है। उस समय के जो उपकरण देखिए उनके नाम उसी हिसाब से लिए गए जो उस युग में लिए जाते थे। हथियार के नाम भी उसी तरह से लिए गए हैं जो कि उस युग में प्रचलित थे। साज सज्जा उस समय की, वस्त्राभूषण, सब उसका बड़ा सजीव सटीक वर्णन किया गया है जो कि उस समय के लोग पहनते थे। और संबोधन भी आर्य पुत्र, आर्य, इस तरह से देवी, इसी तरह के आप देखेंगे क्योंकि उस समय यही संबोधन प्रचलित था।
जैसे देख लीजिए, दिव्या में बौद्धकालीन वेशभूषा वातावरण को बहुत ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया गया है और तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं को बहुत सहज और रोचक ढंग से इसमें चित्रित किया गया है। जब दिव्या दारा के रूप में दासी बन जाती है तब वो किस किस चीज़ों से रूबरू होती है उन सब का वर्णन किया गया है और उसी ढंग से वर्णन किया गया है जैसा कि उस काल में चीज़ों को पुकारा जाता था, चीज़ों को बोला जाता था। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि जब भी इतिहास का प्रयोग होगा रचना में तो दो प्रश्न उठेंगे, एक तो कितनी कल्पना है, कितना इतिहास है उसमें, और दूसरा जो प्रश्न उठता है वो ये कि रचनाकार की इतिहास दृष्टि क्या है, इतिहास के प्रति दृष्टिकोण क्या है रचनाकार का। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके जरूर देख लेते हैं कि इसमें रचनाकार की इतिहास दृष्टि क्या है। यशपाल का इतिहास हुआ, जैसे कि हम जानते हैं यशपाल किस तरह के राइटर है, मार्क्सवादी लेखक है यशपाल, तो उनका जो इतिहास होगा वो भी कैसा होगा, मार्क्सवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। यशपाल ने दिखाया है कि इतिहास का कोई भी स्वर्णिम काल नहीं रहा। मार्क्सवाद यही बोलता है कि जो भविष्य में आएगा वही स्वर्णिम काल होगा। हमेशा इतिहास में क्या रहा है, शोषण मौजूद रहा है, भिन्न भिन्न रूपों में शोषण उपस्थित रहा है। और इस रचना में भी आप देखेंगे, चाहे वो दास प्रथा के रूप में हो, कितना भयानक शोषण, या वर्ण व्यवस्था के रूप में किस तरह से व्यक्तियों का शोषण वंचना का शिकार लोगों को होना पड़ रहा है, यह दिखाया गया है। या नारियों का किस तरह से शोषण समाज में मौजूद है। सब उसे क्या मानते हैं, भोग्य की वस्तु मानते हैं, चाहे वह माताल जो कि क्या एक सैनिक है, जैसा आदमी हो आतताई सैनिक है, या अन्य जो लोग हों सैनिक हों, जब समाज के अन्य लोग हों तो कैसा मानते हैं, ये दिखाया गया। तो पहला बिंदु क्या है जो मार्क्सवाद से प्रभावित है, कैसा, यशपाल ने दिखाया है कि इतिहास का कोई स्वर्णिम काल नहीं रहा, बल्कि आने वाला समय ही क्या होगा, बेहतर होगा। इसको क्या बोलते हैं कि इतिहास की गति क्या है, ऊर्ध्वगामी, इसी को बोलते हैं कि आगे आने वाला समय ही बेहतर होगा। इतिहास हमेशा क्या है, विकासशील है, विकास की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है इतिहास। पहला बिंदु ये हो गया, यशपाल ने दिखाया है कि इतिहास का कोई स्वर्णिम काल नहीं रहा है, क्योंकि उस समय के काल में इसको हम स्वर्णिम काल मानते हैं, इस तरह की भीषण परंपराएं प्रथाएं प्रचलित थी, तो स्वर्णिम काल उसको नहीं माना जा सकता है। सिर्फ आर्थिक आधार पर किसी भी काल को स्वर्णिम काल मान लेना उचित नहीं है, मालूम या पहलू जरूर देखा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, शोषण की समस्या हर युग का सत्य है, हर युग में रही है, बस उसका रूप बदलता रहता है। मार्क्सवाद भी यही कहता है कि शोषण की समस्या आज की नहीं है, ये हर युग में प्रचलित रही है। जैसे जैसे आर्थिक प्रणाली बदलेगी, आर्थिक ढांचा बदलेगा, उसी तरह समाज का रूप बदलेगा और वैसे ही वैसे शोषण का रूप भी बदलता जाएगा, ऐसा मार्क्सवाद का कहना है। तो वही शोषण की समस्या हर युग में रही है, बस इसका रूप बदलता रहता है। आप यहाँ भी देखेंगे दास प्रथा के रूप में, वर्ण व्यवस्था के रूप में, नारी शोषण के रूप में शोषण मौजूद है। इतिहास की गति चक्राकार नहीं है बल्कि ऊर्ध्वगामी है। पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि इतिहास अपने को दोहराता नहीं है, बल्कि इतिहास बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जो वर्तमान है वो इतिहास से बेहतर है और भविष्य वर्तमान से भी बेहतर होगा। आगे देखते हैं उपयोगितावादी दृष्टि, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। यशपाल की दृष्टि कैसी है इतिहास के प्रति, इतिहास बोध यशपाल का कहता है उपयोगितावादी है। उपयोगितावादी के मतलब इतिहास का क्या किया उन्होंने, उपयोग किया है एक विशेष प्रकार से। कैसे कैसे उपयोग किया देख लेते हैं हम। दिव्या में सिर्फ ऐतिहासिक वातावरण लिया गया है, सिर्फ 3 ही पात्र ऐतिहासिक हैं, जैसे पुष्यमित्र, मिलिंद, पतंजलि, यही ऐतिहासिक चरित्र है, बाकी कोई भी ऐतिहासिक चरित्र नहीं है। और इन तीनों ऐतिहासिक चरित्रों का पूरी कहानी पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये तीनों ही पात्र कहानी में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इस तरह घटनाएं भी जो इक्का दुक्का घटनाएं ऐतिहासिक है, उनका भी कहानियों में कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सिर्फ जिक्र के लिए, वर्णन के लिए इसमें आई हैं। जैसे कि मध्य राज्य पर जिसकी राजधानी क्या है, सागर जिसकी राजधानी है, मिलिंद का कब्जा होना, मिलिंद का अधिकार होना, और फिर बाद में गणतंत्र की स्थापना, गणों की स्थापना। ये गणतंत्र जो आधुनिक गणतंत्र वैसा नहीं है, उससे भिन्न था। तो चीज देखेंगे आप, यही बात ऐतिहासिक है जिसका कि कहानी में प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो उपयोगितावादी दृष्टि क्या है, ऐतिहासिक वातावरण लिया है रचनाकार ने ताकि वह दिखा सके कि जो समस्या हम अभी देखते हैं वो अभी की नहीं है, बल्कि ये समस्याएं
किसी ना किसी रूप में सार्वकालिक रही हैं, हर युग में मौजूद रही हैं, ये दिखाना चाहता है व्यक्ति। दूसरा ये दिखाना चाहता है व्यक्ति रचनाकार कि हर युग में हर तरह के लोग होते हैं, हर युग में ऐसे भी इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं जो कि अपना भाग्य बदल देते हैं, अपना भविष्य बदल लेते हैं, जैसा कि दिव्या ने बदला, रुद्रधीर ने बदला और पृथुसेन ने भी बदला था। तो ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर यशपाल, और इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक वातावरण भी लिया है, इसीलिए रचना का वातावरण ऐतिहासिक है, और कोई वजह नहीं है ऐतिहासिक वातावरण लेने के। यही दृष्टिकोण है रचनाकार का, और ये दृष्टिकोण कैसा उपयोगितावादी है। इतिहास का उपयोग इसलिए किया है, दोनों चीज़ बता दी मैंने दिखाने के लिए, ताकि ये दिखा सकें समस्याएं सार्वकालिक है, हर युग में हर तरह के लोग रहते हैं। इस काल को हम स्वर्णिम काल मानते हैं, वो वास्तव में स्वर्णिम काल नहीं था, उसमें भी किस तरह की मानवोचित कमजोरियां मौजूद थी, किस तरह से शोषण, किस तरह से वंचना मौजूद थी उस युग में, ये दिखाया गया है। अभी ये दिखा रहे हैं ऐतिहासिक वातावरण की सृजन कैसे हुआ, कैसे ऐतिहासिक वातावरण दिखता है। मधु पर्व के उत्सव के समय का बड़ा ही मोह लेने वाला वर्णन है। मंडप कलशों, कदल खम्भों, कदल मतलब केले के जो खम्भे बनाए जाते हैं, कदल खम्भों, तोरण जो द्वार बनाए जाते हैं, ऊपर द्वार बनाया तो इसको बोलता है तोरण, जो बता देता है तोरण। बसंत आरंभ से पल्लवित आम्रपत्र के बंधनवारों और मंजरियों से सुसज्जित था। ये जो आम के जो पेड़ होता है उसकी जो मंजरी है, बंधनवार बनाए गए थे, वहाँ से ये दरवाजा सुसज्जित था। पूरा मधु उत्सव का जो पंडाल था वो सुसज्जित था। वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध और सुगंधित धूमों से सुरभित था। तो अलग अलग तरह की चीज़ें जला के यज्ञ से करके जो धुआं उठाया जा रहा था वो बड़ा सुगंधित धुआं था। अभिजात पुरुष और कुलनारियां अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल और पर्व के योग्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। अपनी अपने वर्ण व्यवस्था में जो प्रचलित था कि कौन व्यक्ति क्या क्या पहन सकता है, वंश की जो स्थिति थी उसके अनुसार वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। तो ये दिखाया गया, इससे जो उस समय जैसे चीज़ें प्रचलित थी, ये तो भाषा देखिए आप, तत्सम भाषा है, उस समय जैसी बोली जाती थी प्रचलित थी वो वाली भाषा है, और जो उस समय के साज सज्जा परिधान उस सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो इसलिए ताकि ऐतिहासिक वातावरण की सृजन हो सके, सृष्टि हो सके ऐतिहासिक वातावरण की। और ऐतिहासिक वातावरण क्यों लिया गया ये बताया मैंने, कारण बता ही चुका हूँ मैं। अभी तक हम लोगों ने इस रचना का संवेदना पक्ष पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने दिव्या उपन्यास का संवेदना पक्ष देखा, उसमें क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उस उपन्यास का इतिहास बोध कैसा है, ये सब अभी हम लोगों ने देख लिया। अब हम इस रचना का, इस उपन्यास का शिल्प पक्ष देखते हैं, शिल्पगत विशेषताएं इस रचना की देखते हैं। तो शिल्पगत विशेषता में, शिल्प में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी भाषा शैली। तो ये उपन्यास कैसा है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक वातावरण लिए हुए उपन्यास है। जब इसका वातावरण ऐतिहासिक है तो भाषा कैसी होगी, तो भाषा होगी इसकी तत्सम बहुला। और क्या होगा, इस भाषा में कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग होगा जो कि उस काल विशेष में बोले जाते थे या प्रयोग किए जाते थे। जैसे कि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, किस लिए, हथियारों के रूप में देखना, हथियार उस समय कैसे थे, उपकरण कैसे थे, साज सज्जा उस समय क्या क्या नाम से पुकारी जाती थी, किस चीज को क्या बोलते थे। साज सज्जा हो गई, आपका परिधान हो गया, उस समय के पद क्या होते थे, व्यवसाय क्या होते थे। हर युग में, हर काल में इनका अलग अलग एक नाम रहा है, अलग अलग ढंग से इनको पुकारा जाता रहा है, और उसी से पता चलता है कि किस समय की, किस युग की रचना है। तो आप इसमें देखिए, उदाहरण के लिए क्या कि ऐतिहासिक वातावरण के सृजन के लिए तत्सम बहुला भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम बहुला भाषा का प्रयोग किया गया है, तथा उस समय के उपकरण, हथियार, वस्त्र विन्यास, केश विन्यास आदि का सजीव वर्णन किया गया है, सजीव वर्णन किया गया है। जैसे सिर पर ऊंचे शिरस्त्राण बांधे, शिरस्त्राण कहते हैं जो सर की टोपी होती है, या हेलमेट जिसको बोल सकते हैं आप, तो सैनिक लोग बांधते हैं उसको, शिरस्त्राण बांधे, पीठ पर ढाल लटकाए, हाथ में भाला लिए हुए राजपुरुष,
उत्सुकता से उमड़ते जन प्रवाह से मंडप के मार्ग और मंडप में गण परिषद के सदस्यों, गण परिषद मतलब उस समय का दिखा रहा है, ये बौद्ध काल का वातावरण है। बौद्ध काल में इस तरह की गण परिषद हुआ करती थी। बौद्ध परिषद के सदस्यों, सामंतों, अभिजात वंशजों, अग्रश्रेष्ठियों, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो श्रेणी जेठकों, हर एक व्यवसाय की अलग अलग श्रेणी हुआ करती थी। और उनके जेठक मतलब उनके हेड, जैसे कि चमड़े का व्यवसाय करने वाले लोग हो गए, कपड़े का व्यवसाय करने वाले लोग हो गए, शराब का व्यवसाय करने वाले लोग हो गए, तो अलग अलग श्रेणी हुआ करती थी। उन श्रेणी के जो हेड थे, मुखिया थे, वह श्रेणी जेठक हो गए। श्रेणी जेठकों और कुल नारियों के स्थानों की रक्षा कर रहे थे। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें वीआईपी लोगों के लिए, वीआईपी गेस्ट के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रख दिए जाते हैं। क्या उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह से उपकरणों का, साज सज्जा का और अन्य चीज़ों का जो प्रयोग देखते हैं, ये अग्र श्रेणी, श्रेणी जेठक, इन सब का प्रयोग देखते हैं गण परिषद, तो उस समय के प्राचीन काल का हमको बोध होता है। इससे पता चलता है कि यह रचना प्राचीन काल की है। रचना प्राचीन काल की है मतलब इसका जो वातावरण है, जो कथा वस्तु है, कथानक है, वो प्राचीन काल का है। अब हम देखते हैं इसमें सूत्र भाषा का प्रयोग। सूत्र भाषा का क्या मतलब होता है? सूत्र का मतलब सूक्तियों का प्रयोग, मतलब कम शब्दों में बात को कह दिया जाए, कम शब्दों में वाक्य को कह दिया जाए, तो कहलाता है सूत्र भाषा। जैसे पराभूत होना क्या है? पाप है। स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है। जीवन की सार्थकता अधिकार और सामर्थ्य में ही है। तो ये सब क्या है? सूक्तियां हैं। यहाँ पर सूत्र भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है कि बड़ी चीज को कैसे सटीकता से, संश्लिष्टता से कह दिया गया है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। भाषा को जीवंत, जानदार और प्रभावशील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या ना, प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है, भाषा में प्रवाह बढ़ जाता है, जीवंतता बढ़ जाती है। जैसे कि ये देखो, कुत्ता कुत्ते को काटता है, कुत्ता कुत्ते को काटता है और क्या करता है? मालिक के अन्न की रक्षा करता है। तो क्या है? देखिए लोकोक्ति है ये। चौथा बिंदु देखिए, बिंब। जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि बिंब किसका गुण है? बिंब और प्रतीक वैसे तो कविता के गुण हैं, लेकिन समर्थ रचनाकार गद्य में भी बिंब की रचना करता है। बिंब से क्या होता है? रचना की प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? कैसे? क्योंकि अमूर्त चीज अधिक मूर्त रूप में सामने आ जाती है। आंखों के सामने एक चित्र सा खिंच जाता है, एक फिल्म सी चलने लगती है, इसलिए बिंब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण, स्वामिनी के बच्चे को, ये किसके लिए है? ये दिव्या के लिए है। जब दिव्या किस रूप में? दासी रूप में, एक दारा नाम से दासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी, तब का वर्णन है कि स्वामिनी के बच्चे को स्तनपान कराती दिव्या को अपने क्षुधा पीड़ित पुत्र शाकुल की आर्त पुकार माँ के स्तन के लिए रभाते बछड़े की पुकार जैसी लगती है। जैसे जिस तरह से बछड़ा रमाता और गाय का दूध लोग दूध लेते हैं, बछड़े को नहीं पिलाते हैं, उस समय का जो चित्र है, करुणामय चित्र है, वह खींचा है लेखक ने। किस लिए? कि दिव्या अपने बच्चे को दूध, स्तनपान नहीं करा पा रही है, दूध नहीं पिला पा रही है, तो उसकी बच्चे की पुकार सुनकर उसके हृदय में क्या गुजरती है, किस तरह उसके हृदय में क्या दृश्य आता है। तो वो भाव, दिव्या के मन का भाव सटीकता से, मूर्त रूप से व्यक्त करने के लिए लेखक ने क्या, ये बछड़े और गाय का बिंब खींचा है। यह बिंब खींचा है ताकि उस समय की जो परिस्थिति है, उस समय की जो दयनीय हालत है, करुणामय हालत है, वो पाठक के मन में सटीकता से उभर सके, पाठक के मन में सटीकता से बन सके चित्र का। इसलिए यहाँ पर क्या है? बिंब का प्रयोग है। और इस तरह के बहुत सारे बिंब आपको रचना में दिखाई पड़ेंगे। आगे देखते हैं मौन की भाषा। मौन की भाषा क्या होती है? कि पात्र कोई कुछ बोले ना और बिना बोले ही उसकी चेष्टाओं से बात को समझ लिया जाए। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, ये तब का दृश्य है, तब का सीन है जब पशुसेन क्या हो गया है? पशुसेन भिक्षुक बन गया है। ये तब का सीन है जब पशुसेन भिक्षुक बन गया है और जो स्थविर है वह क्या, उससे भिक्षा मांगने के लिए, चलने के लिए कहते हैं।
और यह लोग भिक्षा मांगने कहाँ गए हैं? यह लोग भिक्षा मांगने के लिए गए हैं रुद्रधीर के यहाँ। यह लोग भिक्षा मांगने के लिए रुद्रधीर के यहाँ गए हुए हैं। उस समय का यह वर्णन है। देखिए, भिक्षु यानी पशुसेन भिक्षु का स्वर सुनकर ग्रीवा यानी गर्दन उठाकर, विस्मय से नेत्र फैलाकर, आश्चर्य से नेत्र फैलाकर आचार्य यानी रुद्रधीर ने बोलते हुए भिक्षु की ओर देखा। उनके नेत्र और ओष्ठ खुले रह गए, मतलब वो आश्चर्य से अवाक रह गया, हतप्रभ रह गया, चौंक गया रुद्रधीर। तो उसका वर्णन किया। यहाँ पर रुद्रधीर ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उसकी मना स्थिति को उसकी हालत की, उसकी चेष्टाओं से समझा जा सकता है। अप्रस्तुत विधान, जब किसी रचना में आप देखेंगे, वैसे कविता में ज्यादा आता है, लेकिन समर्थ लेखक है गद्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, जब रचना है कोई, तो रचना में जो वस्तु विद्यमान है या जिस वस्तु की तुलना की जानी है उसको क्या बोला जाता है? उपमेय बोला जाता है, क्योंकि वो वस्तु पहले से विद्यमान है हमारे पास, हमारे कथानक में। तो इसको यहाँ पर इसी को क्या बोला जाएगा? प्रस्तुत, क्योंकि वो वस्तु प्रस्तुत है, वह वस्तु रचना में पहले से विद्यमान है। अब इस प्रस्तुत वस्तु की या इस विद्यमान वस्तु की या इस उपमेय की जिससे तुलना की जानी है, इस वस्तु की जिससे भी तुलना की जानी है, उसको क्या बोला जाएगा? जिससे तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमान, या इसी को बोला जाता है अप्रस्तुत, क्योंकि वह वस्तु प्रस्तुत नहीं है। तुलना करने के लिए उसको प्रस्तुत किया गया है, वो वस्तु अप्रस्तुत है रचना में मूल रूप से, लेकिन तुलना करने के लिए उसको लाया गया है, इसलिए उसको बोला जाता है अप्रस्तुत विधान, अप्रस्तुत वस्तु। और जो इस विधान को, इस ढंग को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अप्रस्तुत विधान। कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए, एक वस्तु जो कविता में उपस्थित है उसको बोला जाता है प्रस्तुत वस्तु। जब प्रस्तुत वस्तु की किसी अन्य वस्तु से, जिसे अप्रस्तुत वस्तु बोला जाता है, अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए तो उसको बोला जाता है अप्रस्तुत विधान। या इसी को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उपमान योजना। इसी को बोला जाता है उपमान योजना। तो अप्रस्तुत विधान वही है। यहाँ पर देखिए गद्य में कैसे इसका पालन हुआ है। देखिए, बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप, बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप, जन उत्सव जो वहां पर उत्सव हो रहा है जनता का, जिसमें नृत्य होना था, जिसमें नृत्य मराली वाला नृत्य किया था किसने? दिव्या ने। जिस उत्सव में रचना की शुरुआत में ही है यह दृश्य। तो बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैल गए नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। तो यहाँ पर तुलना कैसे की गई? देखिए, जन उत्सव का जो मंडप है, मंडप की तुलना किससे की गई है? एक छोटे से द्वीप की। और नदी की बाढ़ किससे तुलना की गई है? तो जन विस्तार है, जो विस्तार जनता का विस्तार है उसकी तुलना नदी से की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये अप्रस्तुत विधान है। इस तरह के अप्रस्तुत विधान काफी संख्या में आपको इस रचना में, इस उपन्यास में दिखेंगे। चरित्र योजना, चरित्र योजना देखिए, चरित्र योजना में क्या क्या देखा जाता है? चरित्र योजना में ये देखा जाता है कि चरित्रों की संख्या समुचित हो, ना बहुत अधिक हो और ना बहुत कम हो। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि उनका आनुपातिक महत्व सही हो, उचित हो। आखिर संबंध निर्वाह सही हो। कि संबंध निर्वाह सही होने का क्या अर्थ है? संबंध निर्वाह सही होने का अर्थ है कि गौण चरित्र को कम महत्व मिले, जो मुख्य चरित्र है उसको महत्व ज्यादा हो। तो यह चीज संबंध निर्वाह कहलाती है। तो आप देखेंगे कि चरित्रों की संख्या अधिक है लेकिन उनका अनुपातिक महत्व या संबंध निर्वाह सही है, इसलिए रचना में बिखराव नहीं है। इसलिए रचना में कहीं भी बिखराव या लगता नहीं है कि चरित्रों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। चरित्रों की संख्या ज्यादा है लेकिन रचना के अनुकूल है, आवश्यकता से अधिक नहीं है। और देश काल तरह परिस्थितियों की यह बात अनुकूल है कि जिस काल का चित्र खींच रहे हैं इस उपन्यास में, उसके अनुकूल चरित्रों की संख्या है। इस रचना में 3 पात्र सिर्फ ऐतिहासिक हैं, बता चुके हम लोग। पहला कौन? मिलिंद। दूसरा पतंजलि। और तीसरा आपका ये हुआ उस समय तक सुंग। लेकिन तीनों ही पात्रों का
तीनों ही पात्रों का रचना की कथा में, कथानक में कोई हस्तक्षेप नहीं है, इनका सिर्फ जिक्र आया है। इससे हम पता चलता है कि उस समय कौन सा है, बस। उसके अलावा अन्यथा इन तीनों चरित्रों का कोई रचना में हस्तक्षेप नहीं है। चरित्र जितने हैं कहीं से भी बनावटी नहीं है। चरित्र बनावटी कैसे नहीं है? चरित्र, क्योंकि चरित्रों के मध्य में बनावटी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा हमको? यदि चरित्रों के मन में अंतर्द्वंद मौजूद है। रचना में चरित्र स्वाभाविक है, ये कैसे पता चलता है? इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चरित्र की स्वाभाविकता कैसे पता लगती है? इसके लिए देखते हैं कि क्या होना चाहिए। एक तो चरित्रों के मन में अंतर्द्वंद होना चाहिए। चरित्रों के मन में अंतर्द्वंद होना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि चरित्र कैसे हो? अच्छाई और बुराई का मिश्रण हो। अच्छाई और बुराई का चरित्र क्या हो? मिश्रण हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ चरित्र सिर्फ अच्छे हैं, उनमें अच्छे अच्छे ही भाव हैं, कोई भी दुर्गुण नहीं है, या कुछ चरित्र ऐसे हों कि सिर्फ बुरे ही बुरे हों, उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा नहीं है। प्रत्येक मानव में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो स्वाभाविकता दिखानी है तो एक तो ये होना चाहिए कि चरित्र में अंतर्द्वंद होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? चरित्र अच्छाई और बुराई का मिश्रण हो। तो आप देखेंगे दोनों ही चीज यहाँ पर मिलेंगे। सारे चरित्रों में कुछ अच्छे तत्व मिलेंगे, कुछ बुरे तत्व मिलेंगे, ऐसा हर चरित्र में दिखता है। और चरित्रों को मन में अंतर्द्वंद भी दिखता है। साथ ही साथ ये जरूरी है कि ऐसा ना हो कि चरित्र रचनाकार है, रचनाकार के हाथ की कठपुतली हो। स्वाभाविक होने के जरूरी है कि चरित्र रचनाकार के हाथ की कठपुतली ना हो। कठपुतली ना हो। ऐसा ना हो कि उद्देश्य के अनुसार, जो रचना का उद्देश्य है, कि जैसे यहाँ पर मार्क्सवाद को दिखाने के लिए चरित्र गढ़े गए हों। चरित्र हमेशा मार्क्सवाद की परंपरा के अनुसार ही कार्य कर रहे हों, घटनाक्रम ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस रचना में देखेंगे कि लेखक ने तटस्थता का निर्वाह किया है। लेखक ने कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया है कि जो सारे पात्र मार्क्सवाद के अनुसार ही गढ़े गए हैं, ऐसा नहीं दिखता है। और क्या है? पात्र स्वतंत्र हैं। चरित्र क्या है? इसके स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार कार्य करते हैं, कहीं भी लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं है। तो तीन चीजें चाहिए ये स्वाभाविकता बनाए रखने के लिए। तो इसमें देखेंगे कि चरित्र स्वाभाविक है। कहीं कहीं पर ये जरूर दिखता है, आपको दिखेगा कि जो मारिस है, लगेगा कि मारिस नहीं बल्कि यशपाल ही बोल रहे हैं वहां पर, ऐसा दिखेगा। लेकिन उसके लिए भी, इस चरित्र को गढ़ने के लिए भी उन्होंने पर्याप्त परिस्थितियां दिखाई हैं, और दिखाया है कि वो चारवाक दर्शन का प्रतिनिधि है, चारवाक दर्शन को मानने वाला है। उसी के अनुसार ही वह बातें करता है, अपनी बातें रखता है बाकी लोगों के सामने। दिव्या को तभी प्रभावित कर पाता है। उसका अंत भी देखिए रचनाकार का, कि रचनाकार ने कैसे किया है कि दिव्या मारिस के पास ही जाती है, क्योंकि उसको मारिस का दृष्टिकोण नारी के प्रति सही लगता है, सटीक लगता है। वो क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के संपूरक हैं, अन्योन्याश्रित हैं दोनों एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि नारी पुरुष पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। वह दिव्या को हमसफर की तरह चलने के लिए आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है। इसलिए दिव्या मारिस को ही चूज करती है, चुनती है। वैसे आप देखेंगे तो हो गई चरित्र योजना। अब देखते हैं हम संवाद योजना रचना की। संवाद कैसी योजना कैसी होनी चाहिए कि संवाद क्या हो? चुस्त हो, और कैसे हो? छोटे हो, एकालाप ना हो, बड़े बड़े संवाद नहीं हो, और होना कैसे? पात्रानुकूल हो, ये भी देखा जाता है। क्योंकि ये कैसा है? ऐतिहासिक है पूरा वातावरण यहाँ ऐतिहासिक है। यहाँ पर अक्सर आपको तत्सम भाषा का ही प्रयोग मिलेगा रचना में। तो आप देखिए समाज कैसे चुस्त हैं, छोटे छोटे हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया भनते। ये किससे प्रश्न कर रही है दिव्या? ये कर रही है पथुसेन से। भिक्षु के मार्ग में, भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? भिक्षु यानी पथुसेन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है। निर्वाण नहीं, निर्वाण है। भिक्षु का धर्म क्या है? निर्वाण है। नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी क्या है? त्याज्य है। तो छोटे छोटे संवाद हैं और अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसे संवाद योजना आप देखेंगे।
समाज योजना में हम एक और चीज देखते हैं, उसका कथन भी कहते हैं इसको, कि दो तरह की शैली का हमने जो जिक्र किया पहले, एक होती है दृश्यात्मक शैली और एक होती है परिदृश्यात्मक शैली। दृश्यात्मक शैली होती है कि लेखक का समाज योजना में या कथोपकथन में कोई हस्तक्षेप ना हो, लेखक का हस्तक्षेप नहीं हो। और परिदृश्यात्मक शैली होती है कि लेखक का हस्तक्षेप रहता है, लेखक का हस्तक्षेप रहता है। कैसे रहता है अभी बता रहे हैं। इसमें जब संवाद होते हैं तो क्या होता है, पात्र एक दूसरे से सीधे बात करते हैं, कहीं पर भी थर्ड पर्सन नहीं रहता, सीधे एक दूसरे से बात करते हैं और इसी के माध्यम से एक दूसरे के चरित्र की पहचान भी होती है। लेकिन इस वाली शैली में क्या होता है कि लेखक बताता है कि फला पात्र ने फला पात्र से ये किया, या फला पात्र के मन में ऐसी बात चल रही है। क्योंकि जिस तरह का उपन्यास है, जिस तरह का वातावरण लिए हुए है, तो यहाँ पर परिदृश्यात्मक शैली का प्रयोग काफ़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि लेखक ही वर्णन कर रहा है कि फला पात्र मन में कैसा सोच रहा है, फला पात्र ने उस समय क्या भाव अपनाया, किस तरह बोला, किस तरह किया। तो इसमें इस रचना में चूंकि कथा वस्तु ऐसी है, विषय वस्तु ऐसी है, कथानक ऐसा है कि परिदृश्यात्मक शैली का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया गया है। अन्यथा जो अन्य आपके उपन्यास देखेंगे उसमें दृश्यात्मक शैली का ही प्रयोग मिलेगा। आप चाहे गोदान देख लीजिए, चाहे मैलाचल देख लीजिएगा या महाभोज देखिएगा, उसमें दृश्यात्मक शैली का ही प्रयोग मिलता है, परिदृश्यात्मक शैली का प्रयोग नहीं मिलता। लेकिन इस रचना में आप देखेंगे कि परिदृश्यात्मक शैली का प्रयोग मिलेगा। आगे देखते हैं। समाज योजना हमारी खत्म हो गई। अब चूंकि देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ पर हमने देखा रचना का संवेदना पक्ष। संवेदना पक्ष में क्या क्या देखा, किन किन दर्शनों का प्रभाव है, कहाँ पर मार्क्सवाद कैसा है। चूंकि ये जो रचना है वो यशपाल की लिखी हुई है और यशपाल कैसे हैं, घोषित तौर पर मार्क्सवादी लेखक हैं। तो मार्क्सवाद का कहाँ कहाँ प्रभाव है, कैसा कैसा प्रभाव है और कहाँ कहाँ पर मार्क्सवाद का अतिक्रमण है, ये चीज़ हमने देखी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न सिर्फ आंख मूंद कर लेखक ने मार्क्सवाद का यांत्रिकता से पालन नहीं किया है, बल्कि बहुत सारी जगह पर रचना में तटस्थता का निर्वाह करने के लिए, जैसा कि एक कुशल लेखक करता है, तटस्थता का निर्वाह करते हुए कई जगह पर मार्क्सवाद का अतिक्रमण भी किया है कि ताकि रचना की प्रामाणिकता बनी रहे, रचना प्रामाणिक लगे। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं संवेदना पक्ष में ही। और शिल्प पक्ष हमने अभी देखा। अब बस एक आध प्रश्न और देख लेते हैं कैसे। इतिहास बोध भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं रचना में कि यशपाल का इस रचना में इतिहास बोध कैसा है। जहाँ जहाँ पर इतिहास का प्रयोग होता है रचना में, वहाँ दो प्रश्न उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। एक तो कितनी कल्पना है इस रचना में और कितना इतिहास है, पहला प्रश्न तो ये। और दूसरा प्रश्न ये कि लेखक का इतिहास बोध कैसा है, इतिहास दृष्टि आखिर कैसी है। तो ये दोनों प्रश्न होते हैं। ये दोनों प्रश्न भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इन दोनों प्रश्नों की। अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं जो पूछ लिया जाता है, अक्सर साधारण प्रश्न है। उपन्यास के तत्वों के आधार पर दिव्या की व्याख्या। दिव्या की व्याख्या तो उपन्यास के हमने पढ़े हुए हैं, पहले ही पढ़े हुए हैं। क्या है, 6 तत्व हैं। कथानक एवं कथा वस्तु, दूसरा तत्व है आपका उद्देश्य, तीसरा तत्व है चरित्र योजना, चौथा तत्व है भाषा शैली, पांचवा तत्व है संवाद योजना, और छठवां तत्व है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण याद देखिए। अब एक एक तत्व की हम व्याख्या करते चले जाते हैं। अधिकांश तत्वों पर हम पहले ही संवेदना पक्ष में,
या शिल्प पक्ष में चर्चा कर चुके हैं, एक बार बस हम उसको दोहरा लेते हैं। कथानक एवं कथा वस्तु। कथानक का अर्थ होता है वो ढांचा जो चरित्र घटनाओं को आपस में बांधता है। जब इस उपन्यास का कथानक देखेंगे तो पाएंगे कि कथानक की गति समुचित है, ना बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज है। उसका जैसा वातावरण है, जिस तरह से का घटनाक्रम है, उसके हिसाब से कथानक की जो गति है वो समुचित है। दूसरी बात, इसमें हालांकि चरित्रों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी चूंकि उनका सही ढंग से निर्वाह किया गया है, इस वजह से जो चरित्र घटनाओं का समुचित निर्वाह करने के कारण कहीं से भी उपन्यास बोझे नहीं लगता और ना ही ये प्रतीत होता है कि रचना का कोई भी तंतु खुला छूट गया है। रचना में तनाव व्याप्त है, पूरी तरह से समेटी गई रचना और ठीक से समेटी गई है, कहीं से भी रचना बिखरी हुई नजर नहीं आती। तो देखेंगे कथानक सटीक है इसका, क्योंकि संबंध निर्वाह ठीक से हुआ। अब आते हैं कथा वस्तु पर। कथा वस्तु का मतलब होता है वो मूल किस्सा, मूल वस्तु, जिष्ट, इस पर रचना टिकी हुई है। तो ये रचना किस पर है? इसका मूल जिष्ट है, आप देखेंगे एक दो चीजें, एक तो नारी चेतना, इसका मूल सार है, और दूसरा मनुष्य की इच्छा शक्ति या मनुष्य की शक्ति, मानव की शक्ति देखेंगे। इसमें बार बार लेखक कहता है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है। मनुष्य यदि संकल्प ले ले, मनुष्य यदि अपनी इच्छा शक्ति पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, दुनिया की किसी भी ताकत को झुका सकता है। वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, वह परिस्थितियों का स्वयं निर्माता है। इतिहास मनुष्य को नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य ही इतिहास को बनाता है, ये बार बार लेखक ने कहा है। तो ये इस रचना की जान है, ये दोनों बिंदु इस रचना की जान है। और उसी तरह अपने भाग्य का निर्माण दिव्या ने स्वयं किया है, इस रचना में यह दिखाया गया है। किसी कवि ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, यहाँ पर मुझे याद आ गई, आप लोग चाहे तो इसे कोट भी कर सकते हैं कि जुनू मंजिल का ढल जाए अगर, जुनू मंजिल का ढल जाए अगर, चलने के जज्बे में बहुत सी मंजिलें आ जाती हैं कदमों में राही के, बहुत सी मंजिलें आ जाती हैं कदमों में राही के। इसका तरह के कोटेशन चाहें तो आप कोट भी कर सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, आपको याद नहीं रहेगा तो लिख सकते हैं कि किसी कवि ने ऐसा कहा है, आप इस तरह कोटेशन कोट कर सकते हैं अपनी परीक्षा में, एग्जाम के दौरान। तो ये जिस्ट है, कथा वस्तु है इसकी, और ये स्पष्ट रूप से ये दोनों चीजें इसमें दिखाई गई हैं, दिखती हैं इस रचना में। देखेंगे तो समाधान पक्ष या अंत है रचना का, वहाँ भी ये चीज स्पष्ट रूप से दोनों चीज दिखती है, नारी चेतना और नारी को क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। वो अंत में जैसे कि दिव्या किसको चयनित करती है, मारिच को चयनित करती है, क्योंकि वो नारी और पुरुष को अन्योन्याश्रित मानता है। वो मानता है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के संपूरक हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा ऊपर नीचे नहीं है, दोनों को साथ में ही काम करना पड़ता है। हम सफर बन के जब दोनों रहते हैं तभी जिंदगी की गाड़ी आसानी से चलती है, सच कुशलता से चलती है। तो ये कथा वस्तु हो गई। तीसरी चीज हो गई आपका, देखेंगे उद्देश्य। इसमें रचना में जो दिखाना चाहते हैं यशपाल, चाहे वो इतिहास दृष्टि हो, इतिहास का दृष्टिकोण हो, या जिस तरह वो है यथार्थवादी दृष्टि यशपाल की है, कि वो दिखाना चाहते हैं कि इतिहास में भी इसी भांति शोषण रहा है, इसी तरह से शोषण होता रहा है जैसा वर्तमान में होता है। और इतिहास का जो हम स्वर्णिम युग बताते हैं, वो युग भी कोई स्वर्णिम काल नहीं रहे, इसी तरह का समय काल ही उस समय भी रहा है। उस समय भी लोग गरीब हुआ करते थे, उस समय भी भीषण शोषण विद्यमान था। एक तो ये दूसरा यथार्थवादी दृष्टि यही है लेखक की। बार बार लेखक ने क्या जो इच्छा शक्ति, मानव की इच्छा शक्ति को दिखाया है, और नारी की क्या हालत रही है पुराने समय में भी और अभी के समय में। तो ये सब चीजें दिखाई हैं, यही इस रचना का उद्देश्य है। ये यथार्थवादी दृष्टि से, यथार्थवादी दृष्टिकोण से नारी चेतना पर कार्य करना, नारी पुरुष के बीच में संबंध है, उनका अवलोकन करना, उनका विश्लेषण करना यथार्थवादी दृष्टि से, यही इस रचना का उद्देश्य है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से इनका अवलोकन करना, और इसमें रचना क्या है, पूरी तरह से सफल है। तीसरा बिंदु देखते हैं चरित्र योजना। चरित्र योजना में हम क्या क्या देखते हैं? चरित्र योजना में हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि चरित्र योजना में पात्रों की संख्या समुचित हो, और उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि उनका संबंध निर्वाह, उनका निर्वाह ठीक ढंग से किया गया हो, गौण चरित्र को अधिक महत्व ना मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चरित्रों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि जो कथा भूमि है उसकी वो ऐसी है कि चरित्र ज़्यादा रखने पड़े हैं, लेकिन उनका संबंध निर्वाह ठीक से हुआ है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। और चरित्र, दूसरी चीज़ क्या होती है कि चरित्र स्वाभाविक लगने चाहिए। स्वाभाविक लगने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो हमने चर्चा की थी अभी, कि चरित्रों के मन में क्या होना चाहिए, अंतर्द्वंद होना चाहिए, जो कि यहाँ दिखता है। चरित्र ना सिर्फ अच्छे हों या ना सिर्फ बुरे हों, बल्कि अच्छाई और बुराई का
मिश्रण होना चाहिए, ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अभी ठीक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की इस बात की। और उसके बाद भाषा शैली, इसकी भाषा कैसी है, तत्सम है, जो कि देश काल के सर्वथा उपयुक्त है। साथ ही इसकी भाषा शैली में वे शब्द या वे तत्व मौजूद हैं जो कि उस काल की ओर संकेत करते हैं। जैसे अग्नि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, श्रेणी जेठक, या इस तरह के शब्द, या संबोधन में देवी, आर्यपुत्र, इस तरह के शब्द, ये उसी समय की ओर इशारा करते हैं, पुराने समय की ओर इशारा करते हैं, हमारे प्राचीन काल की ओर ही इशारा करते हैं। तो भाषा शैली आप देखेंगे सटीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी युक्त यहाँ पर प्रयोग मिलता है, आप देखेंगे स्पष्ट रूप से। अभी हमने कुछ ही देर पहले उदाहरण में देखा। चौथी चीज समाज योजना। समाज योजना में हमें भी चर्चा की, समाज छोटे छोटे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, तो वो हमने चर्चा की अभी। छठवीं चीज है देश काल वातावरण। इसका देश काल वातावरण कैसा है, वो ठीक उस समय का जब शुंग वंश भारत में चल रहा था, उत्तर भारत में, ये इस वाले इलाके में, आपको पटना के आसपास के क्षेत्र में, तो उसी समय का वो जो घटना दिखाई भी गई है कि मिलिंद का राज्य, मिलिंद ने क्या किया, मध्य में राज अपना स्थापित किया। उसके बाद मिलिंद की मृत्यु हो गई, वो भिक्षु बन गया था, मृत्यु हो गई थी। दूसरा संकेत दिया जाता पतंजलि के नाम के रूप में, पुष्यमित्र के शुंग के रूप में। तो ये पुष्यमित्र शुंग के बाद का काल है, बाद का देश काल है। ये सब संकेत इसमें दिए गए हैं, इससे रचना का देश काल पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखता है जी। तो ये सारी चीजें देश काल वातावरण में हम लोग यही देखते हैं कि वो स्थितियां या वो संकेत छोड़ी है लेखक ने, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि ये किस समय की रचना है। तो वो चीजें यहाँ पर दिखती हैं, स्पष्ट रूप से संकेत छोड़े गए हैं। तो ये 6 तत्व हमने देख लिए रचना के, जो कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दिव्या में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये कि लेखक यानी यशपाल की इतिहास दृष्टि क्या है, कैसी है। साथ ही नारी चेतना के पर प्रश्न आता है अक्सर, और या फिर पूछ लिया जाएगा कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर आप बताइए कि इसकी विवेचना कीजिए। यही प्रश्न आमतौर पर बनते हैं नारी चेतना से संबंधित या इतिहास दृष्टि से संबंधित। ये प्रश्न आप देखें। बाकी आपने क्या क्या है इसमें, कौन कौन से दर्शनों का प्रभाव है, तो आपने यहाँ पर देखा ही, फिर भी गिना देते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव है आपका मार्क्सवाद का, मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, पूरी रचना में दिखता है। दूसरा प्रभाव आपको बोल सकते हैं मानववाद का प्रभाव है इसमें, कि मानव की शक्ति पर विश्वास किया गया है। ये प्रभाव आप स्पष्ट रूप से दिखते हैं, देख सकते हैं। कहीं कहीं का जब आप बात करेंगे तो आपको बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिख जाएगा मार्क्स की बातों में, कहीं कहीं पर जिस तरह से वह बात करता है ब्रह्म जीव के संबंध में बात करता है, या जो बात करता है परिवर्तन या क्षणवाद के संबंध में बात करता है, वो सब जो बातें हैं तो कुछ मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में आपको बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखेगा उसकी बातों से। तो यहाँ पर हमने इस रचना से संबंधित जो जो पक्ष थे वो सब पक्ष डिस्कस कर लिए, हमने वो सब पक्षों की चर्चा की। अब हम यहाँ पर ये टॉपिक को बंद करते हैं। नए वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।